चलिए, हाउ डू गवर्नमेंट इंश्योर द मार्केट पावर डज नॉट क्रिएट डिस्टॉर्शन, तो भैया इसका आंसर लिखेंगे सेम एज 29। डायरेक्टली गवर्नमेंट एज अ बायर या सप्लायर आ जाएगी, बायर एंड सप्लायर, या फिर इनडायरेक्टली टैक्सेस एंड सब्सिडीज के फॉर्मेट में। ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है, समझने के लिए अलग है, आंसर सिंपल है। व्हाट आर रिलेटिव एडवांटेज ऑफ मार्केट बेस्ड इंटरवेंशन, तो भैया गवर्नमेंट अगर मार्केट बेस्ड इंटरवेंशन करे, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मार्केट बेस्ड इंटरवेंशन? मार्केट बेस्ड इंटरवेंशन मतलब इनडायरेक्ट इंटरवेंशन, डायरेक्ट नहीं सर, इनडायरेक्टली, सब्सिडीज और टैक्सेस के फॉर्मेट वाला। तो उसके बेनिफिट बताओ, एडवांटेज क्या है? सबसे पहली बात बोल रहे लेसर कॉस्ट। लेसर कॉस्ट किसके एंगल से, क्या कहना चाहते हैं, किसके एंगल से लेसर कॉस्ट है, कुछ ज़्यादा डिटेल में बताया नहीं। तो लेसर कॉस्ट का कहने का मतलब ये है कि सर जब मार्केट बेस्ड स्कीम रखते हैं, गवर्नमेंट नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी करने वाले को पनिश करती है, तो बंदा क्या बोलता है, चल अब मैं नेक्स्ट टाइम से नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी नहीं करेगा और पोल्यूशन अबेटमेंट इक्विपमेंट्स लगाएगा। इसका मतलब क्या है, जो चीज़ नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी प्रोवाइड कर रही थी मार्केट में, मैं उसको रोक देगा। तो लोग क्या करते हैं, कॉस्ट एफिशिएंट बन जाते हैं, लोअर कॉस्ट पे प्रोड्यूस करना चालू कर देते हैं। दे रिलाई ऑन इकोनॉमिक इंटरवेंशन टू अचीव इन्वायरमेंटल गोल एट लेसर कॉस्ट। तो वो पूरी तरीके से कोशिश करेंगे कि गवर्नमेंट तो यार हम पे भयंकर टैक्सेस फाइन्स लगा देगी, इससे बेटर है कि हम इन्वायरमेंटल कंट्रोल, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन कंट्रोल वाली चीज़ें लगा लें। दूसरा है मार्केट प्राइस फॉर पोल्यूशन। क्या पूछा गया है, मार्केट बेस्ड इंटरवेंशन के फायदे क्या हैं? पहला, लोअर कॉस्ट हो जाती है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट है, गवर्नमेंट क्या करती है, एक्सटर्नल कॉस्ट को प्राइवेट कॉस्ट में कन्वर्ट कर देती है। हम पढ़ चुके हैं कल। गवर्नमेंट चाहती क्या है, सबसे पहले कितनी एक्सटर्नैलिटी ये पता करा जाए और फिर उसको कन्वर्ट कर दिया जाए प्राइवेट कॉस्ट में। द मार्केट बेस्ड अप्रोच फोकस ऑन द जनरेशन ऑफ मार्केट प्राइस फॉर पोल्यूशन। क्या ये चीज़ समझ में आई? इसका मतलब है कन्वर्जन ऑफ एक्सटर्नल कॉस्ट इनटू प्राइवेट कॉस्ट। नहीं, यही डिस्कशन कर लो तुम लोग। ये विकास और उमंग के पता नहीं क्या डिस्कशन चल रहे हैं। बेटा ध्यान दो, ये तुम्हारे लिए पढ़ा रहा हूँ, तुम्हारी एग्ज़ाम में आने वाला। मैं सीए हूँ, मैं तुम्हें याद दिला दूँ, मैं सीए हूँ, मैं पास हो चुका हूँ। वो बात अलग है कि मेरे को आज भी सपने आते हैं कि मेरी एग्ज़ाम है। मेरे को सपने में एक ही चीज़ जनरली आती है, मेरा मराठी का पेपर है, मराठी सब्जेक्ट का पेपर है मेरा। मैं वो बहुत बार सपना आता है, ऐसा लगता है कि कुछ पढ़ाई नहीं, मैं फ़ेल होने वाला हूँ। सपने आते हैं मेरे को आज भी, इतना ज़्यादा तुम लोगों के बीच में रहना पड़ता है ना, तो इस पर ध्यान दो थोड़ा। चलिए, तो दो एडवांटेज, इस क्वेश्चन को स्टार मार्क करना, थोड़ा हटके है, थोड़ा अलग है समझने के लिए। व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ मार्केट बेस्ड इंसेंटिव, यानी इनडायरेक्ट मेजर। तो सर इनडायरेक्ट मेजर के फायदे क्या है? सबसे पहले लेसर कॉस्ट, हर कोई लेसर कॉस्ट में प्रोड्यूस करने की कोशिश करेगा। दूसरा, अगर कोई एक्सटर्नैलिटी कर भी रहा है तो ऑटोमेटिकली प्राइवेट कॉस्ट में हम कन्वर्ट कर देंगे। सो दिस आर द थिंग्स। हाँ बेटा, टाइमिंग डिफरेंस है तो अभी टाइमिंग मैच करते हैं। अच्छा ये मेरे को बताओ, 3 क्वेश्चन क्लियर हुए क्या? 29 छोड़ दो क्योंकि 29 और 31 सेम है। यहाँ पर बोला गया डिस्क्राइब डायरेक्ट इंटरवेंशन। डायरेक्ट में क्या होता है, प्रोहिबिशन होता है, और इनडायरेक्ट में क्या होता है, वे टैक्सेस लगाते हैं, वो तुमको पोल्यूशन टैक्सेस लगाते हैं, एमिशन लाइसेंस लेने के लिए बोलते हैं। वो 2 चीज़ें बताइए, प्रोहिबिशन, एमिशन लिमिटिंग। गवर्नमेंट इंश्योर कैसे करता है भैया? डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली। नेक्स्ट, इसके 2 एडवांटेज आपको बता दिए। What are the different options for providing merit good? So the first question is, what do you understand by merit good? Merit goods are those goods which are socially desirable and gives positive externality. But the problem is these goods are generally underproduced. ये ऐसे goods हैं जो socially desirable हैं, positive externality भी देते हैं, लेकिन ये अंडर प्रोडक्शन होता है इनका। तो गवर्नमेंट क्या करती है, इनका डायरेक्ट प्रोविजन करती है, खुद प्रोवाइड करना चालू कर दिया। या फिर रेगुलेशन। अब रेगुलेशन मतलब जैसे कि आईसीएससी बोर्ड होता है, सीबीएसई बोर्ड होता है, स्टेट बोर्ड होता है, तो गवर्नमेंट रेगुलेशन लाती है कि भैया इसी तरीके से ये एक्टिविटी इम्पार्ट करी जाए। लाइसेंसिंग एंड कंट्रोल, लाइसेंस लगाएगी, कंट्रोल करेगी।
The government may provide merit good. It may give rise to the large economies of scale and productive efficiency, apart from generating substantial positive externality and overcoming the problem. When merit goods are directly provided free of cost by the government, there will be substantial demand of the same. तो कहा गया है कि भैया मेरिट गुड्स क्या है? मेरिट गुड्स ऐसे गुड्स हैं, एक ऐसे गुड्स हैं जो सोशली डिजायरेबल भी हैं, पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी भी देते हैं, पर अनफॉर्चुनेटली इसका अंडर प्रोडक्शन और अंडर कंजम्पशन होता है, अंडर प्रोड्यूस एंड अंडर कंज्यूम। तो क्या किया जाता है? गवर्नमेंट कई बार डायरेक्ट प्रोविजन करती है, डायरेक्टली प्रोवाइड करती है, कई बार रेगुलेशन के थ्रू, कई बार लाइसेंसिंग के थ्रू प्रोवाइड करती है। अब जैसे ही गवर्नमेंट ये गुड्स प्रोवाइड करना चालू कर देती है, मार्केट में इन गुड्स की डिमांड बढ़ जाती है, डिमांड बढ़ने से मार्केट में और पॉजिटिविटी फैलना चालू हो जाती है। सो आई गेस इट इज क्लियर। एजुकेशन एंड हेल्थ केयर इज द एग्जाम्पल ऑफ मेरिट गुड। टारगेट है 60 क्वेश्चन तक पहुंचना है आज। मैं 58 का टारगेट रख रहा हूँ भाई, टेंटेटिव 60 बोल दिया, 58 इज द टारगेट टुडे। बढ़े आगे। पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी तो दे रहा है, अब वो कंजम्पशन के पर डिपेंडेंट है, तुम उसको कैसे यूज़ कर रहे हो। ओके, व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंस इफ डीमेरिट गुड्स आर लेफ्ट टू द सोसाइटी। अब भैया डीमेरिट गुड्स क्या होता है? डीमेरिट गुड्स आर दोज गुड्स which are socially undesirable and gives negative externality, but the problem is these goods are overproduced and overconsumed and overvalued। सर ये ओवर प्रोड्यूस होते हैं, ओवर कंज्यूम भी होते हैं और लोग इसको ओवर वैल्यू भी करते हैं, तो इसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या है? इसका ओवर प्रोडक्शन होना चालू हो जाता है। पढ़िए, द प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन ऑफ डीमेरिट गुड्स आर लाइकली टू बी मोर देन ऑप्टिमम। यही बोला, ओवर प्रोडक्शन हो जाता है। द प्राइस दैट द कंज्यूमर पे फॉर अ पैकेट ऑफ द सिगरेट इन द मार्केट डिटरमाइन and does not account for the social cost due to externality. Therefore, marginal social cost exceeds the market price and overproduction and overconsumption will occur and society's misallocation हो जाएगा resources का। सर क्या बोला गया है? डीमेरिट गुड्स ऐसे गुड्स हैं जो नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी देते हैं। अब आपको पता है नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी के केस में क्या होता है कि प्राइवेट कॉस्ट इज लेस, सोशल कॉस्ट इज मोर, इसलिए उसका ओवर प्रोडक्शन हो रहा है, ओवर कंजम्पशन हो रहा है, ओवर वैल्यू हो रही है। तो ये प्रॉब्लम है कि मार्केट को अगर उसके हाल पे छोड़ दिया जाए कि भैया जा मार्केट जा, तेरे को जो बनाना है बना, तो गवर्नमेंट है ही नहीं। अगर गवर्नमेंट है ही नहीं तो ये गुड्स नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी दे रहे हैं। अब नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी का मतलब क्या? सोशल कॉस्ट ज़्यादा है पर चार्ज कर रहे हैं हम प्राइस कम, तो ऐसे समय अंडर प्रोडक्शन और सोसाइटी के ओवर प्रोडक्शन और सोसाइटी के स्केर्स रिसोर्सेज का मिसअलोकेशन हो रहा है। ठीक है, ईयर सोशल कॉस्ट इज मोर देन योर प्राइवेट कॉस्ट। ये सारी चीज़ें मैंने बता दी थी। सिन गुड्स, सॉरी सर्विस, गुड्स इंक्लूड सर्विसेज एज वेल। गुड्स में सर्विस भी आता है यहाँ पे। सो जब भी हम पब्लिक गुड्स की बात करते हैं, इट इंक्लूड सर्विस एज वेल, तो सोचने वाली बात नहीं है वो ज़्यादा। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 देख लीजिए, जितना हाईलाइट करो उतना इंपॉर्टेंट है और जो बोल रहा हूँ वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंस इफ डीमेरिट गुड्स आर लेफ्ट टू सोसाइटी। सर सोसाइटी पे हाल पे छोड़ दिया तो ये गुड्स नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी देते हैं, ओवर प्रोडक्शन होगा, ओवर कंजम्पशन होगा, सोसाइटी के रिसोर्सेज का वेस्टेज भी होगा और सोशल कॉस्ट जो है दैट इज लेस, सॉरी सोशल कॉस्ट इज मोर, प्राइवेट कॉस्ट इज लेस। तो भैया ऐसे समय हमने कल देखा था वेलफेयर लॉस हो रहा था, डेड वेट वेलफेयर लॉस होता है। सेम रिपीट, एक्सप्लेन विद द एड ऑफ एग्जांपल द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेरिट गुड। मेरिट गुड याद रखिएगा, मेरिट गुड के लगभग कैरेक्टरिस्टिक्स प्राइवेट गुड के जैसे ही आते हैं। मेरिट गुड्स के लगभग कैरेक्टरिस्टिक्स प्राइवेट गुड्स की तरह ही आते हैं। सिर्फ 2 या 3 मार्क्स के ही तो क्वेश्चन आते हैं। 3 मार्क्स के ऊपर कभी क्वेश्चन पूछा गया है क्या? 3 मार्क्स के ऊपर कभी कोई क्वेश्चन पूछा ही नहीं है। 3 मार्क्स के लिए ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिसमें पॉइंट्स रहते हैं, ऐसे क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए आते हैं। ओके, तो देखना प्राइवेट गुड्स की प्रॉपर्टी में क्या था? PRERNA। प्राइवेट गुड राइवलरस थे, प्राइवेट गुड एक्सक्लूडेबल थे, प्राइवेट गुड का सप्लाई लिमिटेड था और रिजेक्टेबल भी थे। इन्वॉल्व पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी फॉर सप्लाइंग टू एक्स्ट्रा यूजर, इन्वॉल्व पॉजिटिव कॉस्ट, सॉरी पॉजिटिव मार्जिनल कॉस्ट, पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी पॉजिटिव मार्जिनल कॉस्ट। यहाँ पर भी अपन ने बोला था एडिशनल रिसोर्स कॉस्ट, यहाँ पे वर्ड अपन ने यूज़ किया था एडिशनल रिसोर्स कॉस्ट, यहाँ पर भी उन्होंने वही यूज़ किया है।
अपन ने रिजेक्टेबल बोला था, इन्होंने भी रिजेक्टेबल बोला। हमने बोला था राइवलरस एंड एक्सक्लूडेबल, यहाँ भी इन्होंने राइवलरस और एक्सक्लूडेबल बोला। अब एक चीज़ याद रखना, लिमिटेड इन सप्लाई, बस। बाकी मेरिट गुड्स क्या होते हैं, बहुत सिंपल है। मेरिट गुड्स आर दोज गुड्स विच गिव्स पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी एंड आर सोशली डिजायरेबल। कैरेक्टरिस्टिक्स प्राइवेट गुड जैसे राइवलरस, एक्सक्लूडेबल, देन एडिशनल रिसोर्स कॉस्ट लगता है, रिजेक्टेबल है एंड लिमिटेड इन सप्लाई। लिमिटेड इन सप्लाई, इज दिस क्लियर? सर पॉइंट्स में लिखना है, पैराग्राफ फॉर्म में लिखेंगे आप। पॉइंट्स में लिख के आप अपनी वल्नरेबिलिटी दिखा देंगे, आप अपनी कमजोरियां ही दिखा देंगे वहां पे, तो बेटर है पैराग्राफ में लिखो। पॉइंटर वाले क्वेश्चन ही अलग होते हैं। पूछा गया 3 मार्क्स से ऊपर का एफएम में पर, अरे मैं सिर्फ इको की बात कर रहा हूँ। एफएम में तो 5 और 10 मार्क्स के ही आते हैं ना फ्लैट। एफएम में तो 5 और 10 मार्क्स का ही पेपर होता है ना, 5 मार्क्स 10 मार्क्स, 5 मार्क्स 10 मार्क्स का। देख लो एक बार, ये समझ में आ रहा है क्या? थोड़ा ऐसे ब्लैंक बैठे हुए हो तुम, समझ में नहीं आ रहा। तुमने मैराथन देखा या नहीं? मैंने बस एक ही रिक्वेस्ट करी थी कि जितना पैच में पढ़ा रहा हूँ, 2-2 ढाई घंटे का है, एक एक यूनिट को करने में 1 घंटा लगता है। तो अगर 1 घंटा ज़्यादा से ज़्यादा बोल दिया, बड़े से बड़े यूनिट को 1 घंटा लगता है। तो भैया अगर तुम देख कर आ जाते तो सारी चीज़ें वहाँ पे कवर्ड थी, तो मैराथन में भी कवर्ड है। एक्सप्लेन विद द एड ऑफ एग्जाम्पल, और आपको पता है मेरिट गुड में हेल्थ केयर और एजुकेशन को लिख देंगे आप। तो भैया 5 कैरेक्टरिस्टिक्स, राइवलरस, एक्सक्लूडेबल, रिजेक्टेबल, एडिशनल रिसोर्स कॉस्ट एंड लिमिटेड इन सप्लाई। वीरस सर प्लीज़ अपलोड एफएम एक्स्ट्रा क्वेश्चन एंड सॉल्यूशन। शुभम गनोत्रा, पता नहीं कहाँ से आ जाते हो सडनली लोग मेरे को बोलते हैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन। कितना तो अपलोड करके रखा है, दुनिया जहान में कोई टीचर इतना कर नहीं रहा तुम्हारे लिए, फिर भी तुम्हारा पेट है कि एम्प्टी पिट की तरह ही हो गया है, बॉटमलेस पिट की तरह। डालते जाओ सर, डालते जाओ, अब डालते जाओ डालते जाओ। जितने पुराने वो तो देखता नहीं कोई, जितने पुराने वो तो देख ही नहीं रहा। अच्छा बढ़िया। चैप्टर 1, 3, 4 2 हाफ लर्न एंड वॉच कर लिया है ना। तो उमंग पहले स्टार्टिंग में बोल रहा था कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, पर अब आ रहा है। तो भैया जितना दिया है ना मैंने, ओवर दे दिया है तुमको। इकोनॉमिक्स का पार्ट छोड़ दो, बाकी जो दे रखा है ना वो एडिशनल लेक्चर, वो ओवर दे दिया है मैंने, उसके ऊपर कुछ नहीं आना। ये एक्सेप्ट कर लो कि सर मेरी कुछ भी पढ़ाई नहीं है, फिर से मुझे आपकी ज़रूरत है, तो वो मुश्किल है अभी, क्योंकि अब फिक्स हो चुकी है एग्जाम की डेट। 1 तारीख के बाद से मैं आपको कम तंग करने वाला हूँ, वो आपके लिए रिकमेंडेटरी कोर्स रहने वाला है। जो 1 तारीख से MTP RTP है, दैट विल बी टोटली रिकमेंडेटरी। ये वाला मैं तुमको थोड़ा सा बोलता हूँ कि कंप्लीट थोड़ा देखो अच्छे से। ऑलरेडी डाल चुका बेटा शुभम, तूने मेरे एडिशनल लेक्चर 1, 2, 3 देख लिए? एडिशनल लेक्चर 1, 2, 3 देख लिए? एक्सप्लेन व्हाई गवर्नमेंट इम्पोजेस टैक्स ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। बहुत ज़्यादा दे रखा है, मैं फिल्टर आउट करने वाला हूँ, कुछ चीज़ें निकालने वाला हूँ उसके अंदर। मैंने बोला ओवर दे दिया है, अब RTP MTP आने के बाद और ओवर हो जाएगा। अब फिर और क्या चाहिए तेरे को, इससे ऊपर क्या चाहिए? वो लेवल के तो क्वेश्चन भी नहीं पूछे जाते एग्जाम में। वो 3 लेक्चर में मैंने तो ऐसे क्वेश्चन लिए जो आज तक एग्जाम में भी पूछे नहीं जाते हैं, हाईएस्ट लेवल के ले लिए। हाँ अगर तुम देखोगे तो कुछ बुक्स हैं, कुछ टेस्ट सीरीज वाले हैं जो ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे जो अपने को सिलेबस में ही नहीं है, जो कॉन्सेप्ट ही नहीं है अपने को, वो कैसे पढ़ाऊँ मैं आपको? पढ़िए, एक्सप्लेन व्हाई गवर्नमेंट इम्पोजेस टैक्स ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। बहुत सिंपल रीजन है, 2 रीजन है भैया। पहला रीजन है गवर्नमेंट को रेवेन्यू मिलता है, जिसको सेकेंडरी रीजन बोलते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन वो बोलते हैं कि जो गुड्स नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी देते हैं मार्केट के अंदर, वो गुड्स पे हम टैक्स इम्पोज करते हैं, तो उनकी प्राइवेट कॉस्ट कन्वर्ट हो जाती है, सॉरी सोशल कॉस्ट कन्वर्ट हो जाती है प्राइवेट कॉस्ट के अंदर। यानी जो तुम्हारा एक्सटर्नैलिटी का पार्ट था वो कन्वर्ट हो जाता है प्राइवेट कॉस्ट के अंदर, और तुम्हारा कॉस्ट बढ़ जाता है। जैसे ही टैक्स इंपोज किया, एक्सटर्नल कॉस्ट कन्वर्ट हो गया प्राइवेट कॉस्ट के अंदर, कॉस्ट बढ़ गया, प्रोडक्शन कम हो जाएगा क्योंकि डिमांड कम हो जाएगी हायर प्राइसेस पे,
प्लस गवर्नमेंट के पास जो पैसा आया है रेवेन्यू के फॉर्म में वो भी वेलफेयर एक्टिविटी के लिए खर्च किया जाएगा. सो दीज आर द टू रीजन. द साइज ऑफ द टैक्स डिपेंड अपॉन द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट अ फर्म प्रोड्यूस. टैक्स इंक्रीजेस प्राइवेट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और कंजम्पशन एज द केस मे बी एंड वुड डिक्रीज द क्वांटिटी डिमांडेड. ये बहुत सिंपल है. टैक्स इंक्रीज कर देता है प्राइवेट कॉस्ट और उसके बाद आपकी डिमांड डिक्रीज कर देता है. ठीक है. तो जो गुड्स नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी दे रहे थे वो ऑटोमेटिकली कम बिकेंगे. दैट्स वाई गवर्नमेंट इम्पोजेस टैक्सेस. ऑल्सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट एंड दैट इज लेटर स्पेंट ऑन द वेलफेयर. तो भैया गवर्नमेंट को पैसा आता है और गवर्नमेंट खर्चा कर सकती है, अपना खजाना भी भरती है. दिस सिस्टम इज टोटली वेरिएबल एंड इंक्रीज विद द इंक्रीज इन प्रोडक्शन. सीधी बात है, जो ज़्यादा प्रोडक्शन करेगा उसको ज़्यादा टैक्स पे करना पड़ेगा. ज़्यादा टैक्स पे करेगा, कॉस्ट बढ़ेगी, डिमांड कम होगी, प्रोडक्शन कम होगा, एक्सटर्नैलिटी कम हो जाएगी. सीधी बात. पर वाईटीएम मेथड कभी नहीं पूछा गया. आ गया है सर आईसीएआई का, पता नहीं. ऐसा नहीं है. आईसीएआई ने हिंट दे दिया तुमको कि भैया मैं ये एग्ज़ाम में तो नहीं पूछने वाला, लेकिन हो सकता है आने वाले 3-4 एग्ज़ाम के बाद पूछूं. तो कभी ना कभी तो कोई नया सरप्राइज एलिमेंट डालेगी इंस्टीट्यूट एग्जाम में. तो कभी भी मैंने देखा एक ट्रेंड, इंस्टीट्यूट को कोई भी चीज़ डालनी रहती ना, सबसे पहले आरटीपी में डाल देती है. एटलीस्ट बी अलर्ट, नेक्स्ट टाइम जितने भी टीचर पढ़ाएंगे ये वाला कॉन्सेप्ट पढ़ाना चालू कर देंगे साथ साथ. तो ऐसा तो होना ही है, हर बार आपको कुछ ना कुछ. इसलिए तो टीचर्स की निगाहें इतनी आरटीपी और एमटी पर रहती है. कुछ नया क्वेश्चन लाओ. तुम पूरा स्टडी मटेरियल, प्रैक्टिस मैनुअल कुछ भी देख लो, कहीं भी वाईटीएम नहीं होता था. वाईटीएम इक्विटी के केस में दिया है, छोटा सा एक एक्सप्लेनेशन दिया है, यहाँ पर कभी नहीं लिखा था उन्होंने. खैर, रियलाइज यील्ड अप्रोच वही है. एक्सप्लेन वाई गवर्नमेंट इम्पोजेस पोल्यूशन टैक्स ऑन गुड्स एंड सर्विसेज. सेम चीज़ है भैया. टैक्स से क्या होगा, एक्सटर्नल कॉस्ट प्राइवेट कॉस्ट में कन्वर्ट हो जाएगी, कॉस्ट बढ़ जाएगी, प्राइस बढ़ जाएगा, डिमांड कम हो जाएगा, प्रोडक्शन कम होगा, कंजम्पशन कम होगा, नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी कंट्रोल में आएगी. द साइज ऑफ द टैक्स डिपेंड अपॉन द पोल्यूशन अ फर्म प्रोड्यूस. टैक्स इंक्रीजेस द प्राइवेट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, डिक्रीजेस द क्वांटिटी डिमांडेड. दैट्स व्हाई गवर्नमेंट इम्पोजेस टैक्स. एग्जैक्टली लाइक 36. उमंग शायद फर्स्ट अटेम्प्ट है तुम्हारा, इसलिए तुम्हारे पास ऐसे ऐसे सवाल हैं. कुछ भी सफिशिएंट नहीं है आईसीएआई के केस में, कुछ भी सफिशिएंट नहीं है. सफिशिएंट तो कुछ भी नहीं. हाँ, 80 मार्क्स लाने के लिए सफिशिएंट है, 80-85 क्रॉस करने के लिए. 100 मार्क्स लाने के लिए तो क्लेम नहीं करते. मैं क्लेम ही नहीं करता. पेपर अच्छा आ गया, अच्छे गाले में बैठ गया, पेपर बच्चे के दिमाग में बैठ गया, 90 क्रॉस कर लेगा. पेपर नहीं अच्छा आया, सुनो मेरी बात, पेपर अच्छा नहीं आया तो 80+ तो आराम से स्कोर हो जाता है. क्योंकि 50 मार्क्स का पेपर थोड़ी डिफ़िकल्ट रहेगा. अब 120 मार्क्स का पेपर आता है, 120 में से चल 40 मार्क्स का डिफ़िकल्ट पॉसिबल ही नहीं है. तुम्हें तो अटेम्प्ट कितना करना है, तुम्हें तो 120 में से लाने 40, 1/3 मार्क्स लाने हैं तुमको जस्ट अलोकेशन में से. खैर, एक्सप्लेन वाई गवर्नमेंट इम्पोजेस प्राइस सीलिंग. सर प्राइस सीलिंग क्या रहता है? मैक्सिमम प्राइस क्यों सेट किया जाता है? ताकि जो मार्केट में सर्विस प्रोवाइडर है या गुड्स प्रोवाइडर है वो एक्सप्लॉइट ना करे और जिन लोगों की रीच में गुड्स ना हो वो भी गुड्स आ जाए. फॉर एग्जांपल रेंट कंट्रोल. तो रेंट कंट्रोल क्या करता है, लोग कुछ भी रेंट चार्ज करना चालू कर देंगे तो वो क्या लगा देता है, सीलिंग लगा देता है. एक एग्जाम्पल देता हूँ आपको, एक आगे डायग्राम भी आएगा. मार्केट में रेंटेड प्रॉपर्टी की डिमांड ये रही, रेंटेड प्रॉपर्टी का सप्लाई ये रहा. तो भैया इतनी प्राइस पे रेंटेड प्रॉपर्टी जाएगी, पर गवर्नमेंट लगा देती इसके ऊपर कैप, सीलिंग, यानी इससे ऊपर जाना चाहिए. फॉर एग्जांपल दिस इज 70, इक्विलिब्रियम आ रहा है 70,000 और गवर्नमेंट ने बोला मैक्सिमम 45,000, तो इनको मैक्सिमम 45,000 चार्ज करना पड़ेगा. बाद में चलते लेक्चर में नहीं, तुम्हें समझना चाहिए कब क्या पूछ रहे हो, क्या चल रहा है, क्या बात कर रहे हो. एग्ज़ाम ये वो सब बाद में बेटा, एग्ज़ाम डिस्कशन नहीं है. एग्ज़ाम के लिए आरटीपी, एग्ज़ाम के लिए अलग सेशन में बैठूंगे. ये क्यों लेक्चर अपन यहाँ पर इंटरप्ट कर रहे हैं.
सोचो ना, ये वाला लेक्चर अगर तुम्हारे जैसे कोई स्टूडेंट 2 महीने बाद देख रहा है, 3 महीने बाद देख रहा है, वो बोलेगा क्या चल रहा है इस लेक्चर के अंदर, एग्जाम की बातें क्यों कर रहे हैं, उसको क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो। सो आई एम गोइंग टू इग्नोर दोज क्वेरीज जो यहाँ पर सिर्फ एनजाइटीज वगैरह को लेकर आ रही है, दैट आई विल डिस्कस लेटर। जी नहीं, मार्केट पावर से रिलेशन नहीं है यहाँ पर, मार्केट पावर से रिलेशन नहीं, यहाँ पर यह है कि अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एट अफोर्डेबल प्राइस, सबको गुड्स मिल जाए रीजनेबल प्राइस पे। When the prices of the certain commodity rises extremely, government may resort to the control in the form of price ceiling for making the resources or the commodity available to everyone at reasonable price। बात समझ में आई आपको, reasonable price पे। How do you justify food price control and rent control? Food price control and rent control. Food price control are set by government to ensure steady and assured income to the farmer। सर एक होता है प्राइस फ्लोर और एक होता है प्राइस सीलिंग। प्राइस सीलिंग यानी कि मैक्सिमम अमाउंट कितना चार्ज किया जा सकता है, और प्राइस फ्लोर ये रहता है कि मिनिमम इतना तो मिलना ही चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, ये सीलिंग का एग्जाम्पल दिया कि मैक्सिमम 45 होना चाहिए, कल करके प्राइस 45,000 के ऊपर चला गया तो 45,000 विल प्रिवेल। सिमिलरली या कन्वर्सली, लेट से एग्रीकल्चर गुड्स की डिमांड और एग्रीकल्चर के गुड्स का सप्लाई इधर आ रहा है 3,000 रुपीज़ पे, लेकिन गवर्नमेंट बोले कि नहीं, द मिनिमम फ्लोर, सर फ्लोर तो 5,000 है, यानी कि 5,000 से ज़्यादा गया तो दे देना, 5,000 से कम आया तो 5,000 विल प्रिवेल। इससे क्या होता है, फार्मर को एटलीस्ट गारंटी रहती है अश्योर्ड इनकम की, अपनी एक अश्योर्ड इनकम की गारंटी रहती है। तो अब आपसे पूछा गया जस्टिफाई करके बताओ कि गवर्नमेंट ऐसा प्राइस फ्लोर और प्राइस सीलिंग क्यों लगाती है, फूड के केस में और रेंट के केस में। रेंट के केस में इसलिए लगाती है ताकि सबको रीजनेबल प्राइस पे गुड्स मिले, और प्राइस फ्लोर इसलिए लगाती है फूड आइटम्स के केस में ताकि फार्मर को एक अश्योर्ड स्टेडी स्ट्रीम ऑफ इनकम मिलती जाए। पढ़िए जी। तो आपने ये वाला क्वेश्चन नहीं भी किया और ये वाला डायरेक्ट कर लिया तो भी चलेगा। द food price control are set by the government to ensure steady and ensure assured income to the farmer. Rent control are imposed to give relief to the tenant from landlord as they are charging very high rent to them. Illustrate with example price ceiling, ये मैंने आपको बता दिया सेम एग्जाम्पल लेके 70-45 में मैंने वही वर्ड यूज किया 70-45। सर कभी फ्लोर प्राइस और सीलिंग प्राइस सेम हो सकते हैं, ऐसा क्यों करेंगे, ऐसा क्यों करेंगे, फ्लोर प्राइस सीलिंग प्राइस तो वो तो सीलिंग, वो तो फ्लोर ही हो गया ना, ऐसा सेम करके क्या मतलब है, तुम रेंज बना ही नहीं रहे। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन पॉइंट एंड अ रेंज। तुम सिर्फ एक पॉइंट बता रहे हो कि इतना ही चार्ज करना, ये तो रिजिडिटी हो गई, देयर इज नो फ्लेक्सिबिलिटी ना। नॉइस आ रहा है यहाँ पे, नहीं आएगा। सर इको के न्यूमेरिकल आपसे चार्ट चेक कर लिया। इको के न्यूमेरिकल चार्ट्स में करवाए नहीं मैंने, इको के न्यूमेरिकल की तो अलग ही शीट थी, इको का न्यूमेरिकल अलग है, 2 घंटे 8 मिनट का है, अलग है। तो क्वेश्चन नंबर 40 तक, 29 से लेकर 40 तक कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, देन वी विल प्रोसीड। पूछ लीजिए, कोई भी डाउट रहा, कोई भी क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट करते आ रहा। आई गेस क्वेश्चन नंबर 32 को आप स्टार मार्क कर लीजिएगा, करवाइए मैंने। व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ मार्केट बेस्ड इंटरवेंशन, लेसर कॉस्ट एंड प्राइवेट कॉस्ट ऐड हो जाती है, प्राइवेट कॉस्ट में ऐड हो जाती है पोल्यूशन की कॉस्ट। क्वेश्चन नंबर 41 इज ऑल्सो डन। सो अगर आप क्वेश्चन नंबर 38 और 41 कर लेंगे ना तो ऑटोमेटिकली 39 का आंसर आ जाएगा। एक्सप्लेन वाई गवर्नमेंट इम्पोज प्राइस फ्लोर, आप देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 14-1 तक कोई आपको डाउट है तो आप देख लीजिए। ओके
हाँ जी ऋतिक, यस। बहुत कम होता है ऐसा जब मैं कोई भी चीज़ को सफिशेंट बोलता हूँ। मेरी एक हैबिट है, मैं ये वर्ड गारंटीड हो ही जाएगा, बस इतना ही कर लो, बात खत्म, बहुत कम यूज़ करता हूँ ऐसे वर्ड। प्रैक्टिकल के केस में मैं करता हूँ, प्रैक्टिकल शीट के केस में हो जाएगा। बाकी इंस्टीट्यूट माई बाप है, एक आधी बार सरप्राइजिंगली बॉम्ब फोड़ दिया तो बात अलग है, पर कितने मार्क्स का बॉम्ब फोड़ेगी? ज़्यादा 2-3 मार्क्स का फोड़ेगी ना, एक आधा क्वेश्चन बाहर से डालेगी। हम एक्सट्रीम केस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं खुद को। एक्सप्लेन वाई गवर्नमेंट इम्पोजेस प्राइस फ्लोर। प्राइस फ्लोर क्यों इम्पोज करते हैं? ताकि फार्म गुड्स जितने भी रहते हैं उसको, फार्मर को एक अश्योर्ड इनकम मिल जाए। दिस रेगुलेट्स इनकम ऑफ द फार्मर। वाई डू गवर्नमेंट फिक्स मिनिमम वेजेस? सर मिनिमम वेजेस क्यों फिक्स करे जाते हैं? क्योंकि बहुत सिंपल सा रीज़न है। लेबर है, लेबर के पास फिक्स्ड बार्गेनिंग पावर है नहीं। एक तो उसके पास स्ट्रॉन्ग बार्ग फिक्स नहीं, लेबर के पास स्ट्रॉन्ग बार्गेनिंग पावर है नहीं। ऐसे समय कैपिटलिस्ट इकोनॉमी बोलो, मिक्स्ड इकोनॉमी बोलो, लेबर का एक्सप्लॉयटेशन हो सकता है, वो अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंजॉय नहीं कर सकता है। तो ऐसे समय मिनिमम वेजेस इसलिए फिक्स करे जाते हैं ताकि वो एटलीस्ट मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, एटलीस्ट बेसिक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और एक स्टडी फ्लो ऑफ इनकम इंजॉय कर सके। अब इसमें इन्होंने कितना लिखा है ये देखिए। फिक्सेशन ऑफ मिनिमम वेजेस इज अ प्राइस फ्लोर which is the lowest legal price that should be paid to the labor. It is based on the normative view that someone is working full time should be able to afford the basic standard of living. सर आर्टिकल के ऊपर एप्लीकेबल होता नहीं है। 2,500 रुपये देते हैं उसको महीने के, 2,500 रुपये। मैं किसी दिन बना ना ICI की कमेटी में गया ना, टाइम वैल्यू के हिसाब से कंसिडर करते हो, समझो आज के टाइम वैल्यू के हिसाब से, आज की टाइम वैल्यू के हिसाब से 15,000 रुपये तो मैं मिनिमम रख देता। 15,000 फिर ये ज़्यादा हो गया। खैर 15,000 सच में बहुत ज़्यादा हो गया, 10 तो रख देता मैं। अब जो लोग 10 आर्टिकल रख रहे हैं अब उनको लाख रुपए देने पड़ेंगे, पर ठीक है एटलीस्ट अफोर्ड कर सके कोई इंसान। 10,000 तो होना चाहिए यार। हमारे जैसे टीचर्स जिन, जो मैं तो एकदम यंग टीचर हूँ, यंग ही हूँ मैं, और नया टीचर हूँ, यानी कि समझे ना, मुझे 4 साल ही हुए पढ़ाते हुए, तो भी मैं 2 स्टाफ रख सकता हूँ 10-10 हज़ार के, इतने लिमिटेड काम के अंदर कंटिन्यूस बेसिस पे। वो तो यार डेली रिकरिंग काम करवा रहे हैं। तो वोट करना मेरे लिए। पर क्या है ना, जिस दिन तुम CA बन जाओगे ना, तुम टेबल की इस साइड आ जाओगे, तब तुम बोलोगे जान दे कौन वोट करेगा सर के लिए। मजदूर की तरह काम करवाते, ऑब्वियसली सस्ते मजदूर तो हैं अपन। 42 इज डन। नेक्स्ट, डिस्क्राइब द कंसेप्ट ऑफ प्राइस फ्लोर विथ एग्जाम्पल। बेटा क्या प्राइस फ्लोर विथ एग्जाम्पल लिख दोगे तुम? इसमें तुम मिनिमम वेजेस और जो फार्म गुड्स के लिए रहता है वो लिख देंगे। एक वर्ड आएगा इसमें, वो मैं बताता हूँ, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, MSP। ये फ्लोर प्राइस को ना कई बार मिनिमम सपोर्ट प्राइस भी बोला जाता है कि भैया कितना भी गिरे ये टच करेगा, ठीक है, ये टच करेगा, मिनिमम सपोर्ट प्राइस चलेगा। CSN कॉस्ट अकाउंटेंट में in India, in case of many crops, the government has initiated MSP, minimum support price program, as well as procurement by government agency at the set support price. The objective is to guarantee a steady and assured income to the farmer in case the market price fall below the MSP। तो भैया यहाँ पे एक वर्ड यूज़ किया उन्होंने MSP। अगर MSP से नीचे गिर जाते तो MSP will prevail। तो अगर प्राइस चला जाता है 5 और MSP है 3 तो 5 रुपये चलेगा। अगर प्राइस चला जाता है 2 और MSP है 3 तो 3 रुपये प्राइस चलेगा। देखो कोई डाउट है तो क्या? 41, 42, 43 में कोई डाउट है तो प्लीज़ पूछिएगा। इजी है, चैप्टर इजी है। तरीके से अगर कॉन्सेप्ट समझ गए तो अच्छे से फेंक सकते हो, अच्छे से फेंक सकते हैं। एक घंटे में बॉटल खत्म करनी रहती है, 2 घंटे में पानी ज़्यादा पीना पड़ता है। हाँ जी, कोई डाउट या बढ़ूँ आगे?
चलिए, एक्सप्लेन द इफेक्टिवनेस ऑफ रेगुलेटरी मैकेनिज्म फॉर मिटिगेटिंग मार्केट फेलियर। ये पढ़ना पड़ेगा हमें, एक्चुअली पढ़ चुके हैं लेकिन एग्जैक्टली क्वेश्चन पढ़ के आंसर क्या है ये समझ में नहीं आता। एक्सप्लेन द इफेक्टिवनेस ऑफ रेगुलेटरी मैकेनिज्म फॉर मिटिगेटिंग मार्केट फेलियर। मार्केट फेलियर को मिटाने के लिए क्या क्या हथकंडे हैं इनके पास। तो सबसे पहली बात है कि मार्केट फेलियर कौन कौन सा है। सबसे पहला है मार्केट पावर। तो मार्केट पावर को कैसे कंट्रोल किया जाता है, प्राइस कैप लगा के, कि तुम भैया तुम मोनोपोली हो, नेचुरल मोनोपोली हो, हम मानते हैं तुम मोनोपोली हो, ऐसे टाइम पे तुम्हारी पावर कंट्रोल करने के लिए मैक्सिमम प्राइस, जिसको प्राइस कैप बोला जाता है, कि इससे ज़्यादा तू चार्ज नहीं कर सकता। या फिर ROR, रेट ऑफ रिटर्न रेगुलेशन लग जाएगा कि तेरे कॉस्ट इतनी आ रही है, तेरा ऑडिट होगा, तेरे पे तू उससे 15% प्रॉफिट कमा सकता है, इसके ऊपर तू नहीं कमा सकता। तो दो तरीके हैं, एक है प्राइस कैप और दूसरा है रेट ऑफ रिटर्न। नेक्स्ट, एक्सटर्नैलिटी को कैसे रोका जाता है। बहुत सिंपल है सर, एक्सटर्नैलिटी को डायरेक्टली इनडायरेक्टली रोका जाता है। डायरेक्टली कई बार प्रोहिबिशन बैन वगैरह लगा दिए जाते हैं या फिर प्रमोट किया जाता है सप्लायर या बायर की तरह, और इनडायरेक्टली टैक्सेस और सब्सिडीज के फॉर्मेट में रेगुलेट किया जाता है। द गवर्नमेंट बाय रेगुलेटिंग द एक्शन ऑफ दोज इन्वॉल्व इन जनरेटिंग एक्सटर्नैलिटी बाय प्रोहिबिटिंग और सेटिंग द लिमिट फॉर नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी एक्सेट्रा। सिर्फ एक एग्जांपल दिया नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी का, आप यहाँ पे बैन, प्रोहिबिशन, सब्सिडीज सारी चीजें लिख सकते हैं। द थर्ड वन इज मेरिट गुड। गवर्नमेंट क्या करती है सर मेरिट गुड्स के केस में, गवर्नमेंट कई बार डायरेक्ट प्रोविजन देती है, देन गवर्नमेंट रेगुलेशन सेट करती है, गवर्नमेंट लेजिस्लेशन भी लेकर आती है, और भी बहुत तरीके। पढ़िए, थ्रू रेगुलेशन गवर्नमेंट कैन डिटरमाइन हाउ प्राइवेट एक्टिविटी कैन बी कंडक्टेड। फॉर एग्जाम्पल 10+2 पैटर्न प्रोहिबिट कर सकती है सारे कुछ गुड्स को, सेटिंग स्टैंडर्ड एंड इशू ऑर्डर मेकिंग अदर ऑब्लाइक, एनहांस द क्वालिटी ऑफ मेरिट गुड, एंश्योर द क्वालिटी ऑफ मेरिट गुड सप्लाई टू द सोसाइटी। अब भैया ये कुछ भी दे रखा है, ये अपने पूरे लिटरेचर में, पूरे चार्ट में ये पॉइंट्स नहीं है कहीं, ये पूरे चार्ट में पॉइंट्स नहीं है कहीं। वहाँ पे उन्होंने क्या पॉइंट ले रखा है, डायरेक्ट प्रोविजन करेगी। मैं आपको चार्ट का रेफरेंस देता हूँ, कहाँ पे लिखना चाहिए था ये पॉइंट इन्होंने और कहाँ पे लिख दिया है। आपका अगर चार्ट आपके पास ओपन है तो चैप्टर नंबर 2 पेज नंबर 2 कॉलम नंबर 3 पॉइंट नंबर 1 के अंदर 3 क्या बोला सर, चैप्टर नंबर 2 पेज नंबर 2 कॉलम 3 पॉइंट 1 मेरिट गुड, उसके अंदर थर्ड वाला पॉइंट रेगुलेशन फॉर इंटरवेंशन। डायरेक्ट गवर्नमेंट सप्लाईज बताया, रेगुलेशन बताया कि हाउ प्राइवेट एक्टिविटी शुड बी इम्पार्टेड, सब्सिडीज के बारे में बताया, इन्वायरमेंटल क्वालिटी एंड एनी अदर कॉम्बिनेशन। यहाँ पे कुछ भलता ही दे रखा है, आप चार्ट में जो दे रखा है वो लिखेंगे। चार्ट में 5 पॉइंट दे रखे हैं, कौन कौन से 5 पॉइंट दे रखे हैं। सबसे पहला है डायरेक्ट प्रोविजन, की मेरिट गुड्स के केस में गवर्नमेंट डायरेक्टली प्रोवाइड करेगी। बेटा 4 टाइप के एक्सटर्नैलिटी, 4 टाइप्स के मार्केट फेलियर होते हैं। पहला पढ़ लिया अपन ने मार्केट पावर, दूसरा पढ़ लिया एक्सटर्नैलिटी, तीसरा पढ़ रहे हैं गुड्स। गुड्स के केस में गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट बैन करेगी, सॉरी डायरेक्टली क्या वर्ड यूज किया, डायरेक्ट प्रोविजन करेगी, डायरेक्टली प्रोवाइड करना चालू करेगी। दूसरे केस में रेगुलेशन की कोई एक्टिविटी कैसे प्रोवाइड करना है, तीसरा इन्वायरमेंटल क्वालिटीज, चौथा सब्सिडीज, और पांचवा एनी अदर कॉम्बिनेशन। अब तो वो 5 पॉइंट लिखने हैं आपने, आप रेफरेंस दे सकते हैं। अब रेफरेंस कैसे देना है आप देख लो। तो चैप्टर 2 पेज 2 कॉलम 3 पॉइंट 1 पॉइंट 3 ये है चैप्टर 2 पेज नंबर 2 कॉलम 3 1 2 3 थर्ड कॉलम के अंदर पॉइंट नंबर 1 में थर्ड वाला देखना है आपको। 5 तरीके हैं गवर्नमेंट के पास। पहला तरीका क्या है, डायरेक्ट प्रोविजन, दूसरा सब्सिडीज, तीसरा रेगुलेशन, चौथा इन्वायरमेंटल कॉमन, पांचवा एनी अदर्स। मार्केट पावर में कंपटीशन एक्ट भी लग सकती है ना, हाँ कंपटीशन एक्ट तो लगाते हैं। ये क्या है बेटा, ये वाले केस में गवर्नमेंट कैसे करती है वो बताए। कंपटीशन एक्ट यानी कि वो एक पॉलिसी, एक एक्ट बनाई, वो यूनिट नंबर 4 में पढ़ेंगे। तो ये वाला जो यूनिट 1 और यूनिट 2 और यूनिट 3 ये जनरल बातें करेगा कि गवर्नमेंट ऐसा कर सकती है, वैसा कर सकती है, ये करेगी वो करेगी। पर अपनी इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया, यूनिट नंबर 4 में पढ़ेंगे अपन। फिस्कल पॉलिसी क्या बना दी वो अपन यूनिट 4 में पढ़ेंगे। बात समझ में आई।
और लास्ट वन है सर, सॉरी डीमेरिट गुड्स भी है। डीमेरिट गुड्स के केस में गवर्नमेंट क्या करेगी, पढ़ो डीमेरिट गुड्स, वहीं पे उसके नीचे दे रखा है। डीमेरिट गुड्स के केस में गवर्नमेंट कंप्लीट बैन लाएगी, परसुएशन करेगी यानी कंटिन्यूसली नेगेटिव एडवर्टीजमेंट करेगी, अक्षय कुमार को भेज देगी फूफू वाली एड के अंदर, हो सकता है फिर वापस तुम्हें मुकेश की एड दिखाना चालू कर दें, तो परसुएशन कंप्लीट बैन लगा सकती है, परसुएशन कर सकते हैं थ्रू लेजिस्लेशन और स्ट्रिक्ट रेगुलेशन। सर सख्त कानून या फिर सख्त एक्ट बना देगी। रेगुलेटरी कंट्रोल इन द फॉर्म ऑफ पार्शियल मेजर्स, पार्शियल मेजर यानी स्थानिक मेजर, लोकल एरिया में तुमको ये चीज करने नहीं मिलेगी ऐसा बोला जाएगा। इम्पोजिंग अनयूजुअली हाई रेट ऑफ टैक्सेशन। तो ये तरीके हैं, और मैंने आपको ये याद भी करवाया है कौन से चैप्टर में, जब मैं मैराथन करवा रहा था चैप्टर नंबर 2 में। तो मेरिट गुड कैसे प्रमोट करेगी भैया, डायरेक्ट प्रोविजन करेगी, दूसरा सब्सिडीज देगी, तीसरा रेगुलेशन, चौथा इन्वायरमेंटल कॉमन्स, पांचवा एनी अदर मेजर्स कॉम्बिनेशन। यहाँ पर डीमेरिट गुड्स को रोकेगी कैसे सर, डीमेरिट गुड्स को रोकने के लिए कंप्लीट बैन लगा दिया जाएगा, स्ट्रिक्ट परसुएशन होगा, स्ट्रिक्ट लेजिस्लेशन, स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस, फिर उसके बाद हाई रेट्स ऑफ टैक्स, और क्या रह गया, एंड पार्शियल मेजर्स। तो ये चीज़ें हैं। और इंफॉर्मेशन फेलियर में क्या करेगी, पब्लिक डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी चिल्ला चिल्ला के लोगों को स्कीम बताएगी। म्यूचुअल फंड सही है, म्यूचुअल फंड सही है, दिमाग में डाल दिया लोगों के, समझा करें। सो रेगुलेशन मेकिंग इट मैंडेटरी टू हैव एक्यूरेट लेबलिंग एंड कंटेनेंट डिस्क्लोजर। आपने फूड आइटम पे भी देखा होगा, सिर्फ इंडिया ही है जहाँ पे आपको फूड आइटम पे ग्रीन मार्क, ब्राउन मार्क या फिर रेड मार्क देखने को मिल सकता है। क्या बताता है सर, ये एक्यूरेट लेबलिंग एंड ब्रांडिंग स्टैंडर्ड्स है, लेबलिंग स्टैंडर्ड बोल सकते हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, ये डॉट ऐसे ही कुछ नहीं, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। नाउ रीड दिस क्वेश्चन नंबर 44, स्टार मार्क कर लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से एक है। $44 सर, नॉट 43, 44। वही रेड मार्क ब्राउन दिखता है कई बार, डिपेंड करता है किस पे मार्क किया है। अब एग के बॉक्स पे देखेंगे तो वो ब्राउन कलर का दिखेगा, रेड मार्क ही दिखा है, रेड मार्क, ग्रीन मार्क। नहीं, मैंने बस बोला ऐसे दिखता है वो। फ्रॉम वेयर वी गेट योर क्वेश्चन बैंक, निशा मंडल, यू कैन गेट माई क्वेश्चन बैंक फ्रॉम माई टेलीग्राम चैनल। सी आदित्य शर्मा, वहाँ पे एक मैसेज पिन करके रखा है, डिटेल में आपको सब मिल जाएगा, सब कुछ जितना कुछ मैंने पढ़ाया है बताया सब वहाँ मिल जाता है। तो मार्केट पावर को कैसे रोका जाता है, प्राइस कैप या ROR। एक्सटर्नैलिटी को कैसे रोका जाता है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली गवर्नमेंट कूदती है मार्केट में। मेरिट गुड्स के केस में 5 तरीके, कौन कौन से सर, डायरेक्ट प्रोविजन, सब्सिडी, रेगुलेशन, इन्वायरमेंटल कॉमन, एनी अदर मेजर्स। और डीमेरिट गुड्स के केस में गवर्नमेंट क्या करती है, कंप्लीट बैन, परसुएशन, स्ट्रिक्ट लेजिस्लेशन, स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस, then partial measures, and last one is high rate of taxation। तो पब्लिक डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन में क्या होता है, पब्लिक इंफॉर्मेशन में गवर्नमेंट पब्लिक को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है चिल्ला चिल्ला के। डू यू थिंक गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन द मार्केट विल हेल्प एनहांस सोशल वेलफेयर, व्हाट डू यू से। ये आंसर देखो कैसा आंसर है, डू यू थिंक वाला टाइप का क्वेश्चन है। डू यू थिंक यानी कि तुम कितना भी लपेड़ के लिख सकते हो उस क्वेश्चन को, जैसा चाहे वैसा लिख सकते हो। तो ये मैंने मेरी मर्जी से लिखा हुआ आंसर है। तो देखो क्या बोला यहाँ पे, डू यू थिंक गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन द मार्केट विल हेल्प एनहांस सोशल वेलफेयर, यस, टू एन एक्सटेंट यस। गवर्नमेंट इंटरवेंशन जब भी आता है मार्केट के अंदर, कोई गुड्स, कोई पर्टिकुलर गुड्स अगर नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी दे रहे हैं तो उसको पनिश किया जाता है ताकि उसका अंडर कंजम्पशन हो,
ठीक है। और जो मेरिट गुड्स हैं, मेरिट गुड्स के केस में सब्सिडीज प्रोवाइड करी जाती है, जिसके चलते हुए प्राइवेट कॉस्ट कम हो जाता है और उसका ओवर कंजम्पशन चालू हो जाता है, सोसाइटी को फायदा होता है। समटाइम गवर्नमेंट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मार्केट में कूदती है, यानी कि गवर्नमेंट एंटर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन द मार्केट, बिकॉज ऑफ विच देयर इज इक्विटी फेयरनेस। इक्विटी फेयरनेस मतलब सबका साथ सबका विकास, सर सबको फायदा होता है इस चीज से। सो ये सारी चीजों के कारण we strongly believe that the government intervention should be there. However, there are certain negative point attached with it. कैसे negative point? Market become totally dependent on government. तो ये आंसर आप अपनी मर्जी से खींच खींच के लिख सकते हैं। मार्जिनल प्राइवेट एंड मार्जिनल सोशल पॉइंट, हाँ वही वाला पॉइंट कि जो सोशल कॉस्ट रहता है वो कम रहता है प्राइवेट गुड्स के केस में, प्राइवेट गुड्स के केस में नहीं। मेरिट गुड्स के केस में, मेरिट गुड्स के केस में प्राइवेट कॉस्ट ज़्यादा रहता है, सोशल कॉस्ट कम रहता है, तो उसको कन्वर्ट कर देते हैं, प्राइवेट कॉस्ट कम कर देते हैं सब्सिडीज देके। तो वही मार्जिनल कॉस्ट, सोशल कॉस्ट। चलिए जी फटाफट, चलिए, why do you think it is necessary for the government to manipulate the price and output of the commodity and services? What consequence do you foresee in the absence of government intervention? सर अब आप ही बताइए गवर्नमेंट क्यों इंटरवेन करती है? मेरिट गुड के केस में गवर्नमेंट इसलिए इंटरवेन करती है क्योंकि मेरिट गुड ऐसे गुड्स रहते हैं जो सोशली डिजायरेबल हैं, लेकिन सोशली डिजायरेबल है, पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी भी देते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी उनका अंडर प्रोडक्शन और अंडर कंजम्पशन होता है। डीमेरिट गुड्स के केस में बिल्कुल उल्टा, नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी देते हैं, सोशली अनडिजायरेबल है, पर उनका ओवर कंजम्पशन, ओवर वैल्यू एंड ओवर प्रोडक्शन होता है। अगर गवर्नमेंट इंटरवीन नहीं करेगी, ठीक है, अगर गवर्नमेंट इंटरवीन नहीं करेगी तो मिस अलोकेशन हो जाएगा रिसोर्सेज का। दूसरा, कई बार गवर्नमेंट प्राइस सीलिंग और प्राइस फ्लोर के केस में इसलिए इंटरवीन करती है टू एंश्योर इक्विटी फेयरनेस। जो मैक्सिमम जितना पे कर सकता है उतना ही रखना चाहिए आपने इक्विटी फेयरनेस के चलते हुए, और एक मिनिमम सपोर्ट जिसको मिलना चाहिए अर्निंग्स में वो भी रखना चाहिए। तो ये सारे रीजन है कि गवर्नमेंट ने इंटरवीन करना चाहिए। नाउ लेट्स रीड दिस, ये भी व्हाट डू यू थिंक वाला टाइप का क्वेश्चन है। द प्राइस एंड आउटपुट मैनिपुलेशन इज intentional that cause market price to separate from the competitive level. The key idea of manipulation is to distort price, where the distortion price causes inefficient allocation of resources, which is proper focus of government policy. Price control are put in place by the government to influence the outcome of the market. There is a strong political demand. ये वर्ड अंडरलाइन कर लो कि हाँ कई बार गवर्नमेंट पॉलिटिकल रीजन के कारण भी इंटरवेन करती है। For the reason for the various goods and services on the ground of equity fairness, ये बोला था मैंने, सबका साथ सबका विकास। Price intervention may be taken as in the form of price floor or price ceiling. Minimum wages, rent control are such example. Government usually enter in the primary market which are subject to extreme as well as irregular fluctuation in price. सर देखो क्या बोला उन्होंने, पॉलिटिकल रीजन के कारण भी कूदना पड़ता है, प्राइस सीलिंग प्राइस फ्लोर क्यों रखा जाता है, सारी चीज़ें बता दी है। गवर्नमेंट अगर ऐसा नहीं करेगी तो मिस अलोकेशन हो जाएगा सोसाइटी के स्केर्स रिसोर्सेज का, ऐसा आपको आंसर लिखना है। अब आपको ये बात समझ में आई या नहीं आई? यस, फ्री फोर्सेस ऑफ मार्केट, अगर उनको उनके हाल पे छोड़ दिया जाए तो ये सारी हरकतें होगी कि मार्केट के अंदर मिस अलोकेशन हो जाएगा रिसोर्सेज का। देखो यहाँ पे प्राइस की बात करी है तो प्राइस फ्लोर और प्राइस सीलिंग लिखने की जरूरत थी, पर यहाँ पे इन्होंने आउटपुट की भी बात करी ना, इसलिए मैंने एक्सटर्नैलिटी का पॉइंट जोड़ा, नहीं तो मैं प्राइस फ्लोर प्राइस सीलिंग लिख के छोड़ देता, प्राइस वर्ड था तो मुझे नेगेटिव पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी लिखने की जरूरत थी, तो पर यहाँ पे इन्होंने आउटपुट लिखा ना, इसलिए मैंने वो वाला पॉइंट भी इंक्लूड किया जो पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी देते हैं गुड्स, मेरिट गुड्स डीमेरिट गुड्स। देखो पॉइंट समझ में आ रहा है? ये इतने चिल्लाते हैं। बोलना पड़ेगा, रोज लेक्चर रहता है, रिकॉर्डिंग रहता है, हम लोग धीरे खेल रहे हैं। अरे कितना आवाज करते भाई सच में, एक रन के पीछे मर 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 मरो।
सच में, मतलब गेट खोला मैंने यहाँ पे, डोर ओपन किया तो तुमको भी आवाज आई होगी, सब कंजर की तरह चिल्ला रहा है। सो ये क्वेश्चन बैंक गो थ्रू करवाने का एक रीजन ये भी था कि आंसर आप चाहकर भी प्रिसाइज नहीं लिख सकते, क्योंकि आपका टीचर भी तुम्हें प्रिसाइज सारे वर्ड नहीं बता सकता, बट एटलीस्ट तुम आधा पेज भर सको, सारे रेलेवेंट पॉइंट इंक्लूड हो जाए। हमारी लैंग्वेज में ये पॉसिबल है। कई बार जब तुम्हें पता नहीं है ना कि ये क्वेश्चन पॉइंटर फॉर्मेट में नहीं है, तो क्या करा करो, अगर 2 पॉइंट आ रहे हैं ना, जैसे यहाँ पे एक्सटर्नैलिटी का एक पॉइंट आ रहा है, एक प्राइस सीलिंग प्राइस फ्लोर का पॉइंट आ रहा है, तुम्हें लगता है दोनों पॉइंट तगड़े हैं पर पॉइंटर फॉर्म में नहीं लिख सकते, तो इसको पैराग्राफ फॉर्म में लिखो, 2 पैराग्राफ अलग अलग बनाओ। नहीं, बंगलो है भाई, बंगलो है, बंगलो जमीन पे ही होता है। What is the rationale behind the argument that public goods should be provided by government? आपको क्यों लगता है कि पब्लिक गुड्स जो है गवर्नमेंट ने प्रोवाइड करने चाहिए? बताइए, आप बताइए क्या कारण हो सकते हैं कि गवर्नमेंट ने पब्लिक गुड्स प्रोवाइड करने चाहिए? बताइए बताइए। सर देखो, गवर्नमेंट ने पब्लिक गुड्स क्यों प्रोवाइड करने चाहिए, इसको दूसरी तरीके आंसर करते हैं अपन कि कुछ गुड्स जो हैं गवर्नमेंट्स ने पब्लिक गुड्स क्यों प्रोवाइड करने चाहिए, या फिर प्राइवेट सेक्टर ने पब्लिक गुड्स क्यों नहीं प्रोवाइड कर रहे, इसके पीछे का कारण क्या है। सिंपल सी चीज़ है, लेफ्ट टू द मार्केट। प्राइवेट सेक्टर को अपन ने बोला कि भैया तू गुड्स प्रोड्यूस कर, अपने हिसाब से सेल कर। तो प्राइवेट सेक्टर की एक टेंडेंसी क्या है कि हर बार प्रॉफिट अर्न करना, बट देयर आर सर्टन गुड्स वेयर यू कैन नॉट चार्ज द प्राइस। कुछ गुड्स ऐसे हैं सर जहाँ पे आप ज़्यादा प्राइस नहीं चार्ज कर सकते। ऑब्वियसली जो चीज़ आपको ज़्यादा सर्विस, ज़्यादा यूटिलिटी देती है, कोई भी उसका ज़्यादा प्राइस चार्ज करने की कोशिश करेगा। फॉर एग्जाम्पल गार्डन इज इसेंशियल, तो लोग गार्डन का ज़्यादा प्राइस चार्ज करना चालू कर देंगे। बट गवर्नमेंट वांट्स कि ऐसे गुड्स जो सोसाइटी के लिए ज़रूरी है, इनका ज़्यादा प्राइस चार्ज नहीं होना चाहिए। बट द प्राइवेट सेक्टर इज वर्किंग फॉर प्रॉफिट। सो द प्रॉब्लम अराइजेस हियर कि अब प्राइवेट सेक्टर तो करने के लिए रेडी है, बट ये प्राइस तगड़ा चार्ज करेगा। गवर्नमेंट वांट दिस गुड मार्केट में, तो गवर्नमेंट बोलता है ठीक है प्राइवेट सेक्टर तू जा, मैं बना देता हूँ गुड। अब सवाल ये आता है गवर्नमेंट के पास पैसा कहाँ से आएगा? गवर्नमेंट के पास खुद का रेवेन्यू पड़ा हुआ है। तो यहाँ से जवाब है कि प्राइवेट सेक्टर इसलिए नहीं प्रोवाइड करता क्योंकि प्राइवेट सेक्टर के पास खुद की अर्निंग्स रहती है, वो खुद प्रॉफिट अर्न करना चाहता है। गवर्नमेंट के पास डिस्पोजेबल इनकम पड़ी रहती है जो वेलफेयर पे खर्चा कर सकती है। दूसरा एक और तरीका है, कई बार क्या होता है, गवर्नमेंट ना पर्टिकुलर एक्टिविटी किसी और को चलाने के लिए देती थी लाइसेंस के ऊपर कि भैया तू चला 2 साल 3 साल 5 साल 10 साल, ठीक है, और बोल देती है कि तू इस पे अपना रिटर्न अर्न कर, ये एक्टिविटी पर्टिकुलर ये गुड्स हमारा है पर तू इसको चला। तो गवर्नमेंट ही कई बार ऐसे गुड्स को प्रोवाइड करती है क्योंकि फ्री राइडिंग होती है जो प्राइवेट सेक्टर सहन नहीं कर सकता। दूसरी बात, कुछ चीज़ें फ्री में प्रोवाइड करनी पड़ती है जो प्राइवेट सेक्टर सहन नहीं करता। इसलिए देयर आर सर्टन गुड्स विच आर सपोज टू बी प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट, नॉट बाय प्राइवेट सेक्टर, बिकॉज प्राइवेट सेक्टर प्रॉफिट मांगेगा, सर्टन गुड्स के केसेस में पॉसिबल नहीं है। दूसरी बात, गवर्नमेंट फ्री राइडिंग प्रॉब्लम सहन कर सकती है, प्राइवेट सेक्टर सहन नहीं कर सकता। पढ़ते हैं, द नॉन राइवलरस नेचर ऑफ कंजम्पशन, नॉन राइवलरस नेचर पब्लिक गुड्स की बात करें, घबराओ मत, प्रोवाइड्स अ स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट दैट द गवर्नमेंट रादर देन द मार्केट टू प्रोवाइड एंड पे फॉर पब्लिक गुड्स। In case of such pure public goods where entry fees cannot be charged, direct provision by government through the use of general government tax revenue is the only option. इतना ही याद रखना है, कुछ ऐसी वस्तुएं हैं, कुछ ऐसे गुड्स एंड सर्विसेज हैं, कुछ ऐसे प्योर पब्लिक गुड्स हैं जिसके केस में आप फीस चार्ज ही नहीं कर सकते, तो प्राइवेट सेक्टर कैसे आएगा सर उसमें? इसलिए गवर्नमेंट को प्रोवाइड करना पड़ता है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। कुछ गुड्स ऐसे रहते हैं, ध्यान से सुनना मेरी बात सर, लेकिन कुछ गुड्स गवर्नमेंट के भी कुछ गुड्स ऐसे रहते हैं जहां पे गवर्नमेंट फीस चार्ज कर सकती है, तो उसका क्या करना? सवाल क्या है, पहला सवाल ये कि प्राइवेट सेक्टर क्यों नहीं प्रोवाइड करता, तो बोले कि भैया वहाँ पे ये जनरल वेलफेयर वाले गुड्स हैं, ऐसे समय हम लोगों को रोक नहीं सकते ये गुड्स यूज़ करने के लिए। प्राइवेट सेक्टर तो प्रॉफिट मांगेगा तो हाई फीस चार्ज करेगा, तो फिर लोग ये गुड्स कैसे कंज्यूम करेंगे? इसलिए गवर्नमेंट बोलता है जा भाई प्राइवेट सेक्टर जा, मैं प्रोवाइड करता है, ठीक है। अब दूसरा रीज़न,
जहां पे गवर्नमेंट फीस चार्ज कर सकती है वहां पे गवर्नमेंट क्या करती है, तो देयर आर सर्टन गुड्स विच आर एक्सक्लूडेबल। तो गवर्नमेंट क्या करती है, प्राइवेट सेक्टर को बोलती है ठीक है मेरे बिहाफ पे तू इसको चला ले, लेकिन मैं रेगुलेट करूंगा कि इसको किस तरीके से चलाना है। ठीक है, इसको बोला जाता है डेलीगेशन। एक्सक्लूडेबल पब्लिक गुड यानी कि ऐसा नहीं है कि हर बार, ऐसा नहीं है कि हर बार गवर्नमेंट फुकट में सर्विस प्रोवाइड करेगी, नहीं। गवर्नमेंट क्या करती है, लाइसेंस दे देती है आपको कि हाँ ये पर्टिकुलर एक्टिविटी अब आप कैरी करो, ये गवर्नमेंट ओन्ड ही एक्टिविटी, पर इसको लाइसेंस लेकर आप कैरी करेंगे। फॉर एग्जांपल माइनिंग, वो भी एक तरह से गवर्नमेंट ओन्ड है, आप लाइसेंस पे वहां पे सारा काम करते हैं। पढ़िए, एक्सक्लूडेबल पब्लिक गुड कैन बी प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट एंड द सेम कैन बी फाइनेंस थ्रू एंट्री फीस। A very regularly followed method is to grant license to the private firm to build a public good facility. Under this method, goods are provided to the public on the payment of entry fees. Now the government regulates the level of entry fees chargeable from public and keeps strict watch on the functioning of the licensee to guarantee equitable distribution of welfare. Also because of the reason of national security, danger involved in certain sector. तीसरा रीजन कुछ ऐसे सर्विसेज है जो गवर्नमेंट ही प्रोवाइड करती है, रीजन है नेशनल सिक्योरिटी। प्राइवेट सेक्टर को उसके हाथ में छोड़ दिया तो हो सकता है नेशनल सिक्योरिटी को थ्रेट हो। 3 रीजन दे दिए उन्होंने। पहला रीजन प्योर पब्लिक गुड, जहां पर फ्री राइडिंग होने वाली है और कुछ गुड्स फ्री में प्रोवाइड करने चाहिए, प्राइवेट सेक्टर ऑल्दो प्रोवाइड ही नहीं कर सकता उसे। दूसरा नेशनल सिक्योरिटी के रीजन से। तीसरा कुछ गुड्स ऐसे हैं जो प्राइवेट सेक्टर अच्छे से चला सकता है, तो गवर्नमेंट क्या बोलते हैं, ठीक है फीस चार्ज कर, कम चार्ज कर, तू चला मेरे बिहाफ पर। सो हियर गवर्नमेंट इज प्रोवाइडिंग सर्विस, सो प्राइवेट सेक्टर इज जस्ट एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट। तो क्वेश्चन मार्क कर लेना। टोल रोड्स, उधर भी मोनोपोली कर देंगे इफ गवर्नमेंट नहीं रही तो, राइट। व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट सब्सिडी, आप ही बताइए गवर्नमेंट सब्सिडी का ऑब्जेक्टिव क्या है। सब्सिडी से क्या होता है, आपका प्राइवेट कॉस्ट कम हो जाता है। अभी क्या होता है, लेट्स से आपका प्राइवेट कॉस्ट इज इक्वल्स टू 100 और आप कर रहे हो पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी। सब्सिडीज आपको पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी वाले गुड्स में मिलेगी। लेट्स से 10 रुपीज़ की पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी आ रही है, तो सोशल कॉस्ट 90 रुपीज़ है। क्या बोला मैंने सर, 90 रुपये प्राइवेट कॉस्ट, 100 रुपये प्राइवेट कॉस्ट है, 10 रुपये पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी, तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा, और 90 रुपये सोशल कॉस्ट आ रही है। तो अब क्या किया जाएगा, 10 रुपये की सब्सिडी दे दी जाएगी, तो क्या हो जाएगा ऑटोमेटिकली प्राइवेट कॉस्ट आपका 100 माइनस सब्सिडी 90 हो जाएगा। तो सब्सिडी से क्या होता है, जो प्राइवेट पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी देने वाले मेरिट गुड्स रहते हैं उनका कंजम्पशन बढ़ जाता है, सोसाइटी के अंदर मोटिवेशन आ जाता है। कैसे, क्योंकि प्राइस कम हो जाता है तो डिमांड बढ़ती है, डिमांड बढ़ती है प्रोडक्शन बढ़ता है, प्रोडक्शन बढ़ता है कंजम्पशन बढ़ता है, और ऑटोमेटिकली मार्केट में पॉजिटिविटी आ जाती है। तो बेसिकली क्या बोला है, सब्सिडी कौन से केस में देते हैं, सब्सिडीज देते हैं उन्हीं गुड्स के केस में जो मेरिट गुड्स हैं, जो पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी देते हैं। इससे क्या होता है, आपकी सोशल कॉस्ट यहाँ पर कम थी, आप प्राइवेट कॉस्ट को भी कम कर देते हो सब्सिडीज देके, तो फिर ओवर कंजम्पशन होना चालू हो जाता है। द सब्सिडी मीन्स क्रिएटिंग वेज बिटवीन कंज्यूमर प्राइस दैट इज सोशल कॉस्ट, प्राइवेट कॉस्ट एंड प्रोड्यूसर्स कॉस्ट, which will lead to the change in demand or supply decision. The objective of the subsidies are, क्या बोला गया भैया, प्रोड्यूसर को तो बना ये 100 रुपये में, लेकिन वो कंज्यूमर को बेच पा रहा है 90 रुपीज़ में, तो ये 10 रुपये कैसे सर, बन रहा है 100 में, 10 रुपये कम में 90 रुपये में बिक रहा है, ये पॉसिबल कैसे हुआ, ये पॉसिबल हुआ सब्सिडी के थ्रू। अब इसके पीछे रीजंस देखो। पहला, इंड्यूसिंग हायर कंजम्पशन ऑफ प्रोडक्शन, ऑफसेटिंग द मार्केट इम्परफेक्शन विच विल लीड, क्या पढ़ रहा हूँ मैं, मेरा दिमाग ही नहीं चल रहा, इतना शोर करते हैं ये। आई रीड दिस क्वेश्चन वंस अगेन, ये क्वेश्चन एक और बार रीड करता हूँ मैं। इसमें मैंने कम से कम 6 से 7 बार मिस रीड करा, या उससे भी ज़्यादा। ठीक है, गवर्नमेंट सब्सिडीज के ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, सब्सिडीज क्या होती है सर। सबसे पहले लेट्स से फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन 100 आ रहे हैं, यानी टोटल फैक्टर कॉस्ट को जोड़ेंगे तो 100 रुपीज़ आ रहा है। ये गुड्स ना पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी दे रहे हैं, लेट्स से 10 रुपीज़ के इक्विवेलेंट, तो एक्चुअली सोसाइटी के अंदर जो सोशल कॉस्ट है ना 90 है, यानी कि ये गुड्स 90 रुपये में बिकने चाहिए थे, पर ये गुड्स तो भैया 100 में बने हैं तो 100 में बिकेंगे। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की जो फैक्टर कॉस्ट है 100 रुपये में बिकेंगे। तो गवर्नमेंट क्या करती है,
ये जो आपकी एक्सटर्नल कॉस्ट है इसको प्राइवेट कॉस्ट में कन्वर्ट करने की कोशिश करती है। यहाँ पे एक्सटर्नल कॉस्ट नहीं, एक्सटर्नल बेनिफिट है, इसलिए नेगेटिव कॉस्ट लिखते हैं उसे। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, 10 रुपये की सब्सिडीज दे दी, तो 100 माइनस 10 90 रुपीज़ हो गए। तो ये है प्रोड्यूसर प्राइस, प्रोड्यूसर को 100 में पड़ा, और ये है कंज्यूमर प्राइस, कंज्यूमर को 90 में मिल गया। तो ये इससे फ़ायदा क्या होता है, इससे फ़ायदा ये होता है कि हायर कंजम्पशन होता है। दूसरी बात, मार्केट इम्परफेक्ट था, इतने अच्छे मेरिट गुड को जो इतनी पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी दे रहा है, लोग इसे कम कंज्यूम कर रहे थे, मैंने प्राइस रिड्यूस करवा के इसका कंजम्पशन बढ़ा दिया, यानी इम्परफेक्शन को दूर कर दिया। द अचीवमेंट ऑफ सोशल पॉलिसी ऑब्जेक्टिव विच विल इंड्यूस रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, पॉपुलेशन कंट्रोल एक्सेट्रा। ये पॉइंट यहाँ क्या कर रहे हैं, द अचीवमेंट ऑफ सोशल पॉलिसी ऑब्जेक्टिव, बस इतना ही लिखो, ये पॉइंट कट कर दो। फिर चालू हो गया कंजर, फिर चालू हो गया कंजर। फिर कल से मैं मेरा कुत्ता ही बाहर बांध देता हूँ, नहीं लिटरली अब कुछ तो करना पड़ेगा। कैसे पैदा करके छोड़ दिए, पीछे इतना बड़ा ग्राउंड है ना जिसकी कोई लिमिट नहीं है। आज सोसाइटी में मेरे को कंप्लेन डालनी पड़ेगी, जबकि मेरे को ये हरकतें पसंद नहीं है, पर क्या राक्षस की तरह लड़ रहे हैं, क्या राक्षस, मतलब मार ही देंगे किसी को, इतना शोर। गाड़ी वाड़ी को मारते रहते हैं, कार वगैरह को कुछ नहीं बोलते हैं, पर एटलीस्ट ये तो जन्मों जन्मांतर तक रिकॉर्ड हो गया। अब इनकी आवाज़ क्या करेंगे इसका। कौन सा कोटा है सर, मतलब कौन सा कोटा, कोटा नहीं रे, कुत्ता बोला मैंने। ग्राउंड है उनके पास, उनके माँ बाप बोलते हैं कि खतरा है ग्राउंड पे जाने में, यहाँ पे इतना चिपक चिपक के घूम रहे हैं, इसमें खतरा नहीं है क्या, पीछे ही है बिल्कुल ग्राउंड, सेम सोसाइटी के अंदर। कल से भगाना पड़ेगा। हाँ कोटा लिख दिया तूने, कुत्ता जंगली है लिटरली, इंडिजिनस बोलते हैं उसको, इंडिजिनस ब्रीड, मराठी में गावरान, देसी। माँ बाप वापस छुड़वाएंगे नहीं, इतने बेकार है। मास्क ये पहन रहे, ये जानवर मास्क पहन रहे, जबकि सोसाइटी के अंदर ही केसेस हैं। टाउनशिप है 32 घर की, एक 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 एरिया है, उसी के अंदर एक को हुआ था कोविड, उसी का बच्चा सबसे ज़्यादा खेलता है, समझ भी नहीं आता लोगों को। जंगली कुत्ता बोला रे, जंगली कुत्ता है, उसमें क्या रिपीट करना, 5 बार नाम लेने से बदल थोड़ी जाएगा, ऋतिक रोशन थोड़ी दिखेगा वो। व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट सब्सिडीज, तो भैया गवर्नमेंट सब्सिडीज के ऑब्जेक्टिव स्टार मार्क कर लो। क्या करा जाएगा, सोशल कॉस्ट कम है, प्राइवेट कॉस्ट ज़्यादा है, तो ये प्राइवेट कॉस्ट को भी कम कर देंगे, जिससे इसका ओवर कंजम्पशन होने लगेगा। मिस अलोकेशन जो हो गया था, मार्केट में इम्परफेक्शन आ गया था, वो करेक्ट हो जाएगा और सोशल ऑब्जेक्टिव फुलफिल होंगे। सोशल ऑब्जेक्टिव मतलब मेरिट गुड्स, सर अच्छे गुड्स मिलने चाहिए सबको, ये सोशल ऑब्जेक्टिव वो भी फुलफिल हो जाएगा। तो 3 रीजन, ठीक है, एक काम, उसके 3 आउटकम निकल के आएंगे। गवर्नमेंट क्या करेगी, जस्ट एक सब्सिडीज दे दी तो ऑटोमेटिकली कंजम्पशन भी बढ़ जाएगा, मार्केट का इम्परफेक्शन भी खत्म हो जाएगा, सोशल ऑब्जेक्टिव्स भी अचीव हो जाएंगे। डिफाइन डीमेरिट गुड्स एंड पॉइंट आउट इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। तो भैया डीमेरिट गुड्स क्या होते हैं, डीमेरिट गुड्स एक ऐसे गुड्स रहते हैं जो सोशली अनडिजायरेबल रहते हैं और नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी देते हैं। दिस गुड्स आर सोशली अनडिजायरेबल एंड दे गिव नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी। द प्रॉब्लम इज कि इसका ओवर कंजम्पशन होता है, ओवर प्रोडक्शन होता है और लोग इसको ओवर वैल्यू करते हैं, लोग इसको ज़रूरत से ज़्यादा वैल्यू करते हैं। तो जो चीज़ खराब है, जो क्रिंज है, उसको सबसे ज़्यादा वैल्यू मिलती है। फॉर एग्जाम्पल, अच्छे सिंगर का नाम जल्दी नहीं आएगा, पर ढिंचैक पूजा कितनी जल्दी फेमस हो गई थी। तो ये डीमेरिट गुड्स हैं। तो मैंने सारे पॉइंट्स कवर करवा दिए बेटा। नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी देती है, मोर देन ऑप्टिमल अंडर फ्री मार्केट, सर इनका प्रोडक्शन और कंजम्पशन बहुत ज़्यादा होता है। एंड यू नो, इन केस ऑफ जब भी नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी आती है, योर प्राइवेट कॉस्ट इज लेस देन सोशल कॉस्ट। ये पॉइंट तो हमेशा चिप देने का, ये पॉइंट कांस्टेंट है। जैसे जेठालाल की लाइफ में दुख कांस्टेंट है, उसी तरीके से एक्सटर्नैलिटी जहाँ पर भी आ गया ना, प्राइवेट और सोशल, मार्जिनल
कॉस्ट कौन सी, मार्जिनल प्राइवेट कॉस्ट और मार्जिनल सोशल कॉस्ट को कंपेयर करना। नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी के केस में मार्जिनल प्राइवेट कॉस्ट इज लेस देन मार्जिनल सोशल कॉस्ट, और रिवर्स कर देना पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी के केस में। क्या बात है, ढिंचक पूजा सीए कर रही है क्या फाउंडेशन में, इंटर में, या फाइनल में चली गई? वो उसको तो ब्रांड एम्बेसडर भी नहीं बना पाएंगे अपन। उसका तो असली नाम भी नहीं मालूम मेरे को। इसको सब पता रहता है, विकास को ये पता नहीं कहाँ से ये खबरें लेकर आता है। चलो यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो पूछे मुझसे। 2 ही क्वेश्चन किए अपन ने, उनको डांटने के बाद, बच्चों को डांटने के बाद। ऐसे ना इनको डांटने के बाद गिल्टी भी फील नहीं होता, टू बी ऑनेस्ट। देखो बुरा लगेगा तुम्हें कि क्या बोल रहे थे, इन नालायकों को डांटने को मेरे को गिल्टी भी फील नहीं होता। इसलिए कंजर हटो यहाँ से, झगड़ालू लोग आपका पता नहीं मेरे को, आप मुझे जज भी कर रहे हो तो मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता है ही ये ऐसे। फिर चालू हो गए वो। या तो एक तरीका है और एक तरीका और अच्छा है। मैं सोसाइटी का जो ग्रुप है ना उस पर एक मैसेज डाल देता हूँ कि भैया मुझे फीवर है, ठीक है, डाल देता हूँ मुझको फीवर है, मैं कंप्लीट आइसोलेशन में हूँ घर पे, साले भटकेंगे ही नहीं इधर। ये भी एक तरीका है मेरे पास। क्या बोलते हैं करने का, क्या वैसे मैं घर के बाहर निकलता नहीं। साउंड प्रूफिंग, एक झापड़ ना मारूँ मैं इनको बोलूँगा निकलो यहाँ से, इतना बड़ा ग्राउंड मेंटेनेंस का 50,000 रुपये साल का देता हूँ मैं, वो मेंटेनेंस का वहाँ जाके खेलो, साउंड प्रूफिंग का लाख रुपए का कर रहा हूँ। मेरा बेडरूम है भैया, यहाँ जो स्टूडियो है ना, ये कोई स्टूडियो नहीं है, ये मेरा बेडरूम है। अब मैं तुम्हें किसी दिन टूर करवाऊँगा। ये पीछे हरा पर्दा लगा दिया तो ऐसा लगता है कहाँ के कहाँ बैठ गए। बेडरूम में क्या साउंड प्रूफिंग करवाऊँगा यहाँ पे। ये विकास ने अच्छा आइडिया दिया नहीं खाने पर ही बुलाता हूँ ना इनको। वैसे भी क्या चल रही है, नवरात्रि चली रही है ना नवरात्रि में बुलाने वाले अभी हम घर पे, छोटी भांजी है मेरी, पर खींच के लगा वो लाफा इतना बड़ा ग्राउंड किस लिए दे रखा है साला, फिर घर सस्ता कर देते। एक तो वो बोलते ग्राउंड क्लब हाउस ये वो लेके रखा है, उसके 5-7 लाख एक्स्ट्रा ले लिए घर से, फिर उसके बाद 50,000 मेंटेनेंस भी ले रहे हैं। और ये पता नहीं किसकी क्या औलाद है, किसका कौन औलाद है मेरे को ये भी नहीं मालूम। आकर सब यही खेलते हैं। अच्छा ऐसा भी नहीं कि मेरे घर के आगे जगह है, नॉर्मल है, सबके घर के आगे सेम जगह है, ये पता नहीं किस किस की औलाद है, सब एक साथ यहाँ पर आ गए, सारी की सारी रोज आती है। अच्छा एक बार कुत्ते ने भी काटा है, मेरे कुत्ते ने इसमें से एक को काटा है, लड़की को काटा है, तो 4-5 दिन नहीं है फिर आ गए वापस। इतने ढीठ है ना, मेरा कुत्ता भी बोलता होगा किस किस को काटूं। मूवी बनी थी ना किस किस से प्यार, किस किस को प्यार करूं, वो सोचता हूँ किस किस को काटूं। क्या कमीशन मांग रहा है, साउंड प्रूफिंग करवा लो, सच में फीवर हो जाएगा एकॉस्टिक इंसुलेशन फोम अवेलेबल ऑन अमेजोन, मुझे मालूम है, और वो एक्चुअली बहुत महंगी है। मेरा रूम बहुत ज़्यादा बड़ा है, तभी तो स्टूडियो लगा दिया इसमें। आप समझो कितने बाय कितने का होगा ये, 15 बाय 15 का रूम है। लगाते लगाते मेरी हालत ख़राब हो जाएगी। तब तक मेरी सारी रिकॉर्डिंग हो चुकी रहेगी विकास, तब तक मेरी सारी रिकॉर्डिंग हो चुकी होगी। ये अभी इमीडिएट वाली प्रॉब्लम है, तो इतना लॉन्ग टर्म में मत जा। मेरे अंदर की जो इच्छाएं वो ख़त्म करवा देगा तू, ये क्या बात है, गलत बात, गलत गलत।
पर तू कम करना, ये फिक्स है, ना करने की तो बात नहीं करा, पर तू कम जरूर करना। एक शादी 2 बच्चे, बस फिक्स, याद रखना। तू कंट्रोल, ये तो गवर्नमेंट को कोई पॉलिसी बनानी पड़ेगी, पब्लिक पॉलिसी। ये बच्चे कंट्रोल करवाना ये भी गवर्नमेंट की पॉलिसी थी, बच्चे 2 ही अच्छे। बाकी कुछ मीम्स भी बनते हैं, 2 बच्चे है मीठी खीर, उससे ज़्यादा बवासीर। दिमाग में सच में पागल होते हैं बच्चे। मतलब मुझे ऐसा लगता है क्या बचपन में भी ऐसा ही था क्या, मेरे को ना सेल्फ रियलाइजेशन मोड में चला गया मैं लिटरली, कि अगर मैं ऐसा था तो भैया कुछ गलत ही था, मतलब कुछ तो गलत है, फिर ऐसा नहीं होना चाहिए था मैंने। हाँ, एक के साथ 2 है ना, हर एक के साथ 2 तो नहीं, एक ही रखना, एक ही लड़की, इसके साथ शादी, ठीक है, उसके साथ 2 बच्चे मैक्सिमम। कैप लिमिट, फ्लोर 0 भी चलेगा, सीलिंग तुम्हारे लिए 2 होने चाहिए। क्या 20 साल है, 30 की एज में तो रिटायर हो रहा है वो, अभी क्या 10 साल में रिटायर हो जाएगा, फिर शादी करेगा, फिर करना ही क्या है उसको, काम ही क्या है, देश की सेवा करेगा, पॉपुलेशन बढ़ाएगा। अकाउंट फॉर द डिफिकल्टी इन डिटरमाइनिंग द लेवल ऑफ टैक्सेस टू सॉल्व द प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद मार्केट फेलियर। ये पूछ रहे हैं ये साहब क्या परेशानी है, आप बोलते हो सुनने में तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, टैक्स लगाओ टैक्स लगाओ टैक्स लगाओ, प्रॉब्लम क्या है। सबसे पहली बात ये कि भैया कौन कितना पोल्यूशन कर रहा है, कितना पोल्यूशन कर रहा है, ये एडमिनिस्टर करना मुश्किल है। और जो पोल्यूशन कर रहा है वो टाइप का पोल्यूशन आइडेंटिफाई करना ये भी कॉम्प्लेक्स है। पोल्यूशन कौन कर रहा है ये भी पता करना मुश्किल है। कितना टैक्स लगाया जाए कि पोल्यूशन कंट्रोल में आ जाए, ये भी एक कॉम्प्लेक्स टास्क है। लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, जब भी आप पोल्यूशन टैक्स लगाओगे तो आपकी प्राइवेट कॉस्ट बढ़ जाएगी, प्राइवेट कॉस्ट बढ़ने से कंजम्पशन कम हो जाएगा, इनडायरेक्टली प्रोडक्शन कंजम्पशन डिमांड सब कम हो जाएगा, और एम्प्लॉयमेंट पे इम्पैक्ट आएगा, वो भी एडवर्स। तो ये सारे रीज़न है कि गवर्नमेंट कहने को तो बोलती है कि टैक्सेशन से सारी चीज़ें सॉल्व हो जाएगी, बट देयर आर दिस डिफिकल्टीज। यहाँ पे कुछ ही लिखी है उन्होंने, टैक्सेशन आर डिफिकल्ट टू एडमिनिस्टर, मुश्किल है सर संभालना, कर दे मुश्किल जीना। ड्यू टू डिफिकल्टी इन डिस्कवरिंग राइट लेवल ऑफ टैक्सेशन, प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद इनइलास्टिक नेचर ऑफ डिमांड। हाँ सर, हवले लोग ऐसे रहते हैं कि आप कितना भी टैक्स चार्ज करो वो खरीदेंगे ही खरीदेंगे। फॉर एग्जाम्पल सिगरेट है, कितना भी टैक्स चार्ज करो, दारू है, कितना भी टैक्स चार्ज करो, हवले लोग लेंगे। लॉकडाउन में घर के बाहर नहीं निकल रहे थे सब्जी लेने के लिए, दारू के लिए लंबी लाइन लगा दी, तो भैया हवले लोगों की कमी नहीं है मेरे देश में। एंड द प्रॉब्लम ऑफ पॉसिबल कैपिटल फ्लाइट, ये कैपिटल फ्लाइट क्या होता है मेरे को सर्च करना पड़ेगा। आई केम अक्रॉस दिस वर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन माई एंटायर लाइफ, कैपिटल फ्लाइट, ठीक है, ये मैं आपको बता दूंगा अगले लेक्चर में। मैं लिख लेता हूँ, मुझे कैपिटल फ्लाइट पता करना है, मुझे कैपिटल फ्लाइट। आप में से कुछ लोगों को गूगल करके 1 मिनट में मिल जाएगा, पर मेरा रिसर्च थोड़ा अलग रहता है, मुझे उस पर एग्जाम्पल भी ड्राफ्ट करना पड़ेगा, इसलिए मैं इंस्टेंटली नहीं लिख रहा हूँ। सो इज दिस क्लियर सर? बहुत सारी परेशानियाँ हैं, लेवल ऑफ टैक्सेशन कितना, यहाँ पे तो बहुत कम लिख रखी है। हमारी बुक में देखोगे ना मैंने क्या क्या लिख रखा है, पेज नंबर 2 पे कॉलम नंबर 2 में पॉइंट नंबर 2 चैप्टर 2 पेज 2 कॉलम 2 पॉइंट 2, प्रॉब्लम इन एडमिनिस्ट्रिंग पोल्यूशन टैक्स, डिफिकल्ट टू एडमिनिस्टर, कॉम्प्लेक्स, नो जेन्युइन सोल्यूशन, फेलियर इन केस ऑफ इनइलास्टिक डिमांड एंड एडवर्स इफेक्ट ऑन एम्प्लॉयमेंट। तो बहुत सारे पॉइंट लिखे हैं अपन ने, यहाँ पर कम पॉइंट है। सब रिकॉर्ड हो गया सर, विकास की याद करेंगे, हाँ जी सब स्टूडेंट, हाँ विकास को करेंगे ना यहाँ, विकास का नंबर सेव करो तो, और विकास के स्टेटस देखो, एंटरटेनमेंट है अच्छा वो उसके स्टेटस खतरनाक होते हैं। एक्सप्लेन द मार्केट बेस्ड मेथड फॉर सॉल्विंग प्रॉब्लम ऑफ नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी। बेटा ये वाले पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर ना बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन दिखता है हमारे इंस्टीट्यूट का, या फिर सिलेबस जिसने भी ड्राफ्ट किया है,
जब भी नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी आती है ना, वो सिर्फ पोल्यूशन टैक्स का एग्जाम्पल लेते हैं, सिर्फ पोल्यूशन का एग्जाम्पल लेते हैं। खैर अच्छी बात है कि उन्होंने ज़्यादा एग्जाम्पल लिए नहीं है। एक्सप्लेन द मार्केट बेस्ड मेथड फॉर सॉल्विंग प्रॉब्लम ऑफ नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी। सर नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी को सॉल्व करने के दो तरीके। अब सेम क्वेश्चन ऊपर भी था, गवर्नमेंट इंटरवेंशन, यहाँ पर भी सेम, नीचे भी सेम, नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी, क्वेश्चन सेम, आंसर बदल रहे हैं। लेकिन खैर यहाँ पे डायरेक्ट वर्ड लिखा था इसलिए मैं मान गया, नहीं तो इस पर भी मैंने झगड़ा होता, क्योंकि मैं जल्दी बोल देता हूँ आई डोंट अग्री विद दिस आंसर। लेकिन ये आंसर बहुत सिंपल है, इसको देखा नहीं तो भी अपन अटेम्प्ट कर पाएंगे। कैसे सर? सिंपल है। नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी आ गई है ना, यहाँ पर इनका इतना ऑब्सेशन है कि इन्होंने सिर्फ पोल्यूशन के बारे में बात करी। तो पोल्यूशन एडमिनिस्टर करने के दो तरीके हैं। पहला है पोल्यूशन टैक्स, जिसको इन्वायरमेंटल टैक्स या फिर पिगुवियन टैक्स भी बोला जाता है। ये एसी पिगू ने सजेस्ट किया था। ये वाला मेथड बोलता है लेट द पोल्यूटर्स पे, आस्क द पोल्यूटर्स हु आर मेकिंग द पोल्यूशन एंड लेट देम पे। इससे क्या हो जाएगा, उनकी ऑटोमेटिकली कॉस्ट बढ़ जाएगी, और जो पोल्यूशन नहीं करता है उसको ऑब्वियसली रिवॉर्ड मिल जाएगा कि उसकी कॉस्ट नहीं बढ़ रही है। मार्केट में जो पोल्यूशन नहीं कर रहा है उसकी एफिशिएंसी हाई रहेगी क्योंकि उसकी कॉस्ट कम है ऑब्वियसली, और जो पोल्यूशन कर रहा है उसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी। कॉस्ट बढ़ने से ऑटोमेटिकली डिमांड कम हो जाएगी। सिंपल। दूसरा तरीका है कि नहीं, टैक्स नहीं लगा सकते अपन, पिगुवियन टैक्स, पोल्यूशन टैक्स, हम ना लाइसेंस देंगे, एमिशंस के लाइसेंस देंगे कि आप मैक्सिमम कितना पोल्यूशन एमिट कर सकते हो। इसके दो फायदे हैं। सबसे पहली बात तो ये जो लाइसेंस देंगे हम, ये ट्रांसफरेबल है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन के पास चला जाएगा। ओके नाइस, अच्छी बात है। तो भैया जो ज़्यादा पोल्यूशन कर रहा है ना उसको ज़्यादा लाइसेंस बाय करने पड़ेंगे। तो या तो वो ज़्यादा लाइसेंस बाय करेगा, उसकी कॉस्ट बढ़ेगी, उसका प्रोडक्शन कम होगा, वो नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी कम करे, या फिर वो खुद को कन्वर्ट कर देगा एक ऐसी टेक्नोलॉजी के अंदर जो कम पोल्यूशन करती है। और सर उसका क्या जो बिल्कुल पोल्यूशन नहीं करता, अरे उसको भी लिमिट्स दी जाएगी। अब वो ये लिमिट को ट्रांसफर कर सकता है, सामने वाले को बेच सकता है। जैसे ही वो किसी को ये लाइसेंस बेचेगा उसके पास आएगा कैश इनफ्लो, इनफ्लो आने से उसकी कॉस्ट कम हो जाएगी, कॉस्ट कम होने से डिमांड बढ़ जाएगी, और जो बंदा एफिशिएंटली परफॉर्म कर रहा था, पोल्यूशन नहीं कर रहा था मार्केट में, उसके गुड्स ज्यादा बिकेंगे। दिस इज डन। अच्छा अच्छा ठीक है, मैं देखता हूँ कैसे लिंक किया है उन्होंने। कैपिटल फ्लाइट ये बोल रहा है रैपिडली पैसा बाहर जाना, हाँ नाम से तो वो लगभग वैसा ही कुछ लग रहा है, पर मैं देखता हूँ वो कैसे लिंक किया है उन्होंने। वर्ड के अक्रॉस मैं भी पहली बार ही आ रहा हूँ। फिर आ गए। नाउ रीड दिस गाइस, अगर कोई भी पॉइंट नहीं समझा तो मुझसे पूछो। दो तरीके हैं, एक है एसी पिगू ने सजेस्ट किया था पोल्यूशन टैक्स, इन्वायरमेंटल टैक्स, पिगुवियन टैक्स, और दूसरा है सेटिंग अप द लिमिट, मार्केटेबल लाइसेंस देने के, जो कि ट्रांसफरेबल है। ठीक है, अब देखो हो जाए तो मुझे बताना। डन। 29 से 51 तक कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम होगी तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, एंड दैट्स इट फॉर द डे। क्यों सर ऐसा क्यों कर रहे हो? बिकॉज कितने क्वेश्चन कंप्लीट कर लेंगे अपन, ज़्यादा से ज़्यादा 5-6 क्वेश्चन और कंप्लीट कर लेंगे, पर फ़ायदा क्या, परसों तक लेक्चर जाने ही वाला है, 4 लेक्चर तो लगने ही वाले हैं इसको आराम से। तो आराम से करते हैं। कल यूनिट 4 आधा हो जाएगा। 4 तो बहुत ईजी है मेरे ख्याल से, वो ख़त्म भी कर देंगे। ये थोड़ा सा ना फ्रेश माइंड से करेंगे तो कहाँ से 51 से 64, ठीक है
52 से 64। लगभग 2 एक पेज कल कंप्लीट करेंगे, बाकी ये हो जाएगा चैप्टर, ज़्यादा बड़ा नहीं है। 13 एंड वी आर ऑन पेज, ऐसा समझ लो 9 पेज, 4 पेज आराम से हो जाएंगे हमारे। 9 पेज लगभग कंप्लीट हो चुके हैं लगभग, और हमें जाना है 13 पे, 14 पे। 5 पेज आराम से 2 दिन में हो जाएंगे, एक दिन में तो होने से रहा। क्या करें, रहना यहीं पर है अभी हाल फिलहाल, तो डांट भी नहीं सकते ज़्यादा। कोई बात नहीं, दैट्स इट फॉर टुडे। कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, आई क्लियर योर डाउट्स। और आज के लिए इतना ही सफिशेंट है। मेरे टारगेट के हिसाब से मैं कहाँ तक आया था मैं आपको बताता हूँ। मेरा टारगेट था क्वेश्चन नंबर 58 तक करना, 58, क्योंकि उसके बाद वाला ना थोड़ा बड़ा क्वेश्चन था, उसको समय लगता था। पर फिर ठीक है, नया यूनिट है, 15 मिनट एक्स्ट्रा कल पढ़ लेंगे भले, यानी आज का 15 मिनट कल ढकेल देंगे, लेकिन एक नया यूनिट स्टार्ट होगा, एटलीस्ट वो एक सेटिस्फेक्शन रहेगा। आप लेकिन पढ़ के आना एडम स्मिथ और रिचर्ड मसग्रेव ने क्या बोला है, पर्टिकुलरली गवर्नमेंट इंटरवेंशन के बारे में। तो एडम स्मिथ ने बोला था कि सिर्फ 3 एरियाज में होना चाहिए, रिचर्ड मसग्रेव ने 3 ब्रांच टेक्सोनॉमी दे दी इन हिज क्लासिकल ट्रीटिस ऑफ पब्लिक फाइनेंस। तो वो सारी चीज़ें पढ़ के आना, जिसके अंदर उन्होंने आपको डिटेल में बताया है गवर्नमेंट के फंक्शंस को क्लासिफाई करने के 3 तरीके, अलोकेशन फंक्शन, रीडिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन एंड स्टेबलाइजेशन फंक्शन। अलोकेशन फंक्शन एफिशिएंसी पे फोकस करता है, मार्केट के अंदर एफिशिएंसी इनएफिशिएंसी ढूंढता है और वहाँ पे एफिशिएंसी लाता है। रीडिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन प्रोग्रेसिव टैक्सेशन के फॉर्मेट में तुमसे पैसा लेगा, गरीबों को सब्सिडीज और एम्प्लॉयमेंट रिजर्वेशन के फॉर्मेट में पैसा लौटाएगा। और स्टेबलाइजेशन फंक्शन यानी कि मैक्रो लेवल पे जो फ्लक्चुएशंस होते हैं उसको स्ट्रीमलाइन किया जाए। तो है तो ईजी, लेकिन आपको ये 2 चीज़ें पढ़ के आनी, एडम स्मिथ यानी एडम बाबा ने जो बताया अपने को, और दूसरा रिचर्ड मसग्रेव। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिचर्ड मसग्रेव का ही है, पूरा यूनिट जो है वो रिचर्ड मसग्रेव के अराउंड ही रिवॉल्व हो रहा है। तो आपको पेज नंबर 3 कॉलम 2, पेज नंबर 3 कॉलम 2 पॉइंट नंबर 3 एंड 4, व्यू ऑफ इकोनॉमिस्ट एंड रिचर्ड मसग्रेव का व्यू, और उसका नेक्स्ट पॉइंट, और उसका नेक्स्ट पॉइंट, यानी कॉलम 3 पूरा पढ़ना है, कॉलम 2 आधा पढ़ना है, बस। बाकी तो मैं बता दूंगा, बचा ही क्या, चैप्टर ही खत्म हो रहा है। एक और पॉइंट पढ़ ले, चैप्टर ही खत्म, यूनिट खत्म हो जाता है। चलिए सर निकले, टाटा बाय बाय, टेक केयर, यस सर। ला 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 ला।